Hello guys, welcome back to our channel part 10 of Reborn to Live Life. Chapter 91 Reborn to Live Life 91। मम्मा आओ ना। रोशनी जो उन लोगों को गुड नाइट बोलने आई थी, आरव की बात सुनकर उसने हाँ में सिर हिला दिया। और मम्मा आज आप हमें कहानी सुनाओगे, हमने बहुत दिनों से कहानी नहीं सुनी। रोशनी ने आरव के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ओके माय बेबी, आज मम्मा आपको कहानी सुनाएगी। वो चारों बेड पर लेट गए। दोनों बच्चे बीच में थे। आरव रोशनी की साइड लेता था और रेहान विक्रम की साइड। आरव को पता था कि उसका भाई अपने डैडी के पास रहना चाहता है, इसीलिए वह अपनी मम्मा के पास लेट गया। आज रोशनी उन सबको अपने पिछले जन्म की कहानी सुना रही थी, किस तरह से छोटी सी बच्ची ने संघर्ष किया था और कैसे उसका सारा जीवन अकेले बीत गया। जब रोशनी अपनी कहानी सुना रही थी तो विक्रम को उसकी आवाज़ में एक दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन बच्चों के सामने वो चुपचाप लेटा रहा। रेहान और आरव कहानी सुनते सुनते सो गए। थोड़ी देर बाद रोशनी की भी आंखें लग गई, लेकिन विक्रम की आंखों में अभी तक नींद नहीं थी। वो उन तीनों को सोते हुए देखकर एक सुकून महसूस कर रहा था। विक्रम उठकर रोशनी की साइड बेड पर बैठ गया। विक्रम प्यार से रोशनी के सिर को सहलाते हुए बोला, मैं जानता हूँ बेबी गर्ल, तुमने इन कुछ सालों में बहुत तकलीफ झेली होगी और उस तकलीफ में मैं तुम्हारे साथ नहीं था, बट आई प्रॉमिस अब से लेकर अपनी आखिरी सांस तक मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। फिर विक्रम ने अपना हाथ बढ़ाकर रोशनी के पेट पर रखा और बहुत प्यार से सहलाते हुए बोला, हम हमारी राजकुमारी का मिलकर ख्याल रखेंगे, जब ये पैदा होगी तब मैं तुम्हारे साथ होगा। विक्रम में रोशनी के माथे पर प्यार से किस करते हुए उसके कान में धीरे से कहा, यू आर नॉट माई ओनली बेबी गर्ल, यू आर माई हार्ट बीट, यू आर मोस्ट प्रेशियस टू मी, यू नो वॉट, यू आर माई ट्रेजर। वह धीरे से आगे बढ़ा और उसने रोशनी के पिंक लिप्स को धीरे से अपने सख्त होठों से चूम लिया। उसके बाद विक्रम ने रोशनी के पेट पर किस किया और धीरे से बोला, गुड नाइट माय प्रिंसेस। उसके बाद उसने आरव और रेहान को भी एक एक करके प्यार से उनके माथे पर किस किया। विक्रम अपनी जगह पर आकर रेहान को अपनी बाहों में भरकर सुकून से अपनी आंखें बंद करके सो गया। उसके लिए सब कुछ उसकी सारी दौलत से भी बढ़कर था। 4 लोगों का परिवार आज बहुत सुकून से सो रहा था। सुबह के 8:30 रेहान और आरव के कमरे में नॉक की आवाज़ आई। इस आवाज़ को सुनकर रोशनी और विक्रम दोनों की आंखें खुल गई। रोशनी ने नींद भरी आंखों से घड़ी की तरफ देखा। टाइम देखकर रोशनी की आंखें बड़ी हो गई। विक्रम की नज़र भी डायरेक्ट घड़ी पर गई और वह भी घड़ी में टाइम देखकर चौंक गया। रोशनी 4:30 बजे उठ जाया करती थी और विक्रम 4 बजे, लेकिन आज इन दोनों में से किसी की भी आंख नहीं खुली थी। बेबी गर्ल, मैं दरवाज़ा खोल कर आता हूँ, तुम आराम से बैठो। विक्रम ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर प्रीति खड़ी थी। प्रीति ने विक्रम को देखते ही उसे ग्रीट किया, मिस्टर कपूर ब्रेकफास्ट रेडी है, आप लोग नीचे आ जाए। इतना बोलकर प्रीति वहाँ से चली गई। प्रीति के जाते ही विक्रम ने दरवाज़ा बंद कर दिया। हनी आप रेडी हो जाए, तब तक मैं रेडी होकर आता हूँ। बट बेबी गर्ल, तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपने रूम में जा रही हूँ। मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। रोशनी ने सोचा कि रेहान और आरव के बाथरूम में तो विक्रम के लिए कुछ भी नहीं होगा, इसलिए रोशनी विक्रम को अपने रूम में लेकर चली गई। आप रेडी हुई हैं, मैं आपके कपड़े मंगवा देता हूँ और तब तक मैं रेहाना और आरव को जगा कर आता हूँ। वैसे वह दोनों इतना लेट तक नहीं सोते, पता नहीं आज। बेबी गर्ल, इतना लेट तक तो हम भी नहीं सोते, लेकिन आज तो हम दोनों भी लेट हो गए। विक्रम की बात सुनकर रोशनी हंसने लगी। एक सर्वेंट से कहकर रोशनी ने विक्रम के लिए कपड़े मंगवा लिए जो उसकी कार में रखे थे। विक्रम फ्रेश होने बाथरूम में चला गया और रोशनी रेहान और आरव के रूप में वापस आ गई। रोशनी दोनों बच्चों की सिर पर हाथ फिरते हुए बोली, बेबी उठ जाओ, सुबह हो गई। अपनी मम्मा की मीठी आवाज़ सुनकर नन्हा आरव और नन्हा रेहान मुस्कुराते हुए अंगड़ाई लेकर उठ गए। रेहान अपनी मम्मा की कमर से लिपट कर बोला, गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग माय बेबीज। आरव इधर उधर देखते हुए बोला, मम्मा डैडी कहाँ है? डैडी अभी रेडी होने के लिए गए हैं, जब तक आप दोनों भी रेडी हो जाओ फिर हम नीचे ब्रेकफास्ट करने चलेंगे। रेहान और आरव ने रोशनी की दोनों गालों पर किस किया और दौड़कर अपने बाथरूम में चले गए। रोशनी स्माइल करते हुए रूम से निकालकर अपने रूम में गई। अपने रूम में पहुंची तो वहां का नज़ारा देखकर वह खड़ी की खड़ी रह गई। वो अपनी पलकें झुकाना ही भूल गई। बाथरूम से अपने बाल सुखाते हुए विक्रम एक टॉवल लपेटे बाहर निकल रहा था। वह इस वक्त इतना हॉट और हैंडसम लग रहा था कि रोशनी भी अपनी पलकें झपकाना भूल गई।
जब विक्रम की नज़र रोशनी पर पड़ी तो उसके चेहरे पर एक कातिलाना स्माइल आ गई। विक्रम रोशनी के पास आकर बोला, क्या मेरी बीवी गल को भूख लगी है? रोशनी ने बेख्याली में ही अपनी गर्दन हाँ में दिला दी। रोशनी की बात सुनकर विक्रम अपने 32 दांत निकालकर हंसने लगा। उसने झटके से रोशनी के दोनों हाथ पकड़ लिए। विक्रम ने रोशनी के दोनों हाथ पकड़कर अपने एटेप्स पर रख दिए। अब जाकर रोशनी को होश आया। वह अटकती हुई आवाज में बोली, हा 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 हनी, क्या कर रहे हैं? बेबी गर्ल, अभी तो तुमने कहा तुमने भूख लग रही है। विक्रम की बात सुनकर रोशनी में विक्रम को धक्का दिया और दौड़ते हुए बाथरूम में चली गई और जाते जाते ये कहना नहीं भूली, बेशर्म कहीं के कपड़े पहन लीजिए। उसकी बात सुनकर विक्रम खुलकर हंसने लगा। इतना खुश विक्रम जिंदगी में कभी हुआ ही नहीं था, लेकिन अब तो उसके चेहरे से स्माइल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। विक्रम उसके जाने के बाद बोल, बेबी गर्ल तुम कब बड़ी होगी? अब तुम दो बच्चों की माँ हो और एक और बच्चे की माँ बनने वाली हो। विक्रम चलते हुए क्लोजेट रूम में गया और अच्छी तरह से रेडी हो गया। 1 घंटे बाद सब लोग रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। डाइनिंग टेबल पर बैठे आज किसी के चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी। सब हंसी खुशी नाश्ता कर रहे थे बिना किसी टेंशन के। जब सब लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया, प्रिया अपने बुटीक चली गई, राज ऑफिस चला गया, मुकेश जी और प्रेमा जी ओल्ड क्लब हाउस चले गए। वहां उनके हम उम्र बहुत सारे दोस्त थे। रेहान और आरव रोशनी और विक्रम को लेकर अपने रूम में चले गए। उन दोनों ने बिना कुछ कहे रोशनी और विक्रम को बेड पर बिठाया और अपना लैपटॉप ऑन करके दोनों के सामने रख दिया। लियो के साथ जो कुछ भी हुआ वो सारी वीडियो रोशनी और विक्रम को दिखाने लगे। उसमें वह वीडियो भी थी जब लियो के पिता की मौत हुई थी, किस तरह से उसकी सौतेली माँ ने उसे मारा था। इन 2.5 महीनों में जो भी अत्याचार उस अनाथ आश्रम में लियो के साथ हुआ था, उन सब की वीडियो वहां मौजूद थे। उसमें वह सारे वीडियो थे जहां जहां पर एंटोनियो गया था और जिसको उसने ड्रग्स सप्लाई किए थे और जिन लोगों से उसने वह ड्रग्स लिए थे। कितने सारे लोग इसमें शामिल थे, उन सब का काला चिट्ठा उस वीडियो में था। उसे वीडियो को देखकर विक्रम को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन लियो की हालत देखकर रोशनी को बहुत बुरा लग रहा था। उसे अपना पूर्ण जन्म याद आ गया। लियो को देखकर वह उसका दुख समझ सकती थी। जब सारे वीडियो 2 घंटे में खत्म हो गए तब रेहान और आरव रोशनी और विक्रम के पास आए। रेहान बोल, मॉम डैडी हमने आपसे कुछ नहीं मांगा, हम बस आपसे लियो को चाहते हैं, आप उसे अपने साथ ले आइए। आरव जाकर रोशनी के गले लगाकर बोला, प्लीज मम्मा। रेहान आरव को देखकर वो भी विक्रम के गले लग गया और बड़े प्यार से विक्रम से बोल, डैडी प्लीज हमने आपसे कुछ नहीं मांगा, आप बस हमारे दोस्त लियो को हमारे साथ रहने दीजिए। उन दोनों की बात सुनकर रोशनी और विक्रम की नज़र एक दूसरे से मिली। दोनों एक साथ बोले, हम आपके दोस्त को अपने साथ ले आएंगे। रोशनी और विक्रम की बात सुनकर रेहान और आरव खुशी से झूम उठे। दोनों हाथ उठाकर बेड के ऊपर ही डांस करने लगे। अपने बच्चों को इतना खुश देखकर उन दोनों के दिल में एक सुकून महसूस हो रहा था। रोशनी और विक्रम रोशनी के रूम में बैठकर लियो के बारे में बात कर रहे थे। बेबी गर्ल, क्या तुम लियो को अडॉप्ट करना चाहती हो? रोशनी ने विक्रम की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं। रोशनी की बात सुनकर विक्रम चौंक गया। ठीक है बेबी गर्ल, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं लियो को अडॉप्ट नहीं करूंगी। रोशनी अपनी बात कंटिन्यू करते हुए आगे बोली, हनी अगर मैं लियो को अडॉप्ट किया तो उसके साथ रेहान और आरव से अलग बिहेवियर करेंगे लोग। क्या ये बात वो बच्चा बर्दाश्त कर पाएगा? उसने बच्चे ने इतने सारे दुख झेले हैं, मैंने उसकी आंखों में निराशा और दुख देखा है। उसका विश्वास उठता जा रहा है लोगों से। तो फिर तुम रेहान और आरव से क्या कहोगी? मैंने उनकी आंखों में आस देखी है। मैं जानती हूँ हनी, मैं रेहान और आरव का विश्वास नहीं तोड़ूंगी, लेकिन मैं उस बच्चे को भी और दुख में नहीं देख सकती, इसलिए मैं उसे अडॉप्ट करना नहीं चाहती। बेबी गर्ल, तो फिर तुम क्या करना चाहती हो बताओ मुझे, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। मैंने लियो की रिपोर्ट देखी, उसमें साफ पता चल रहा है कि लियो की मेमोरी सेल्स काफ़ी डैमेज हुई है और हो सकता है कि उसे उठने के बाद कुछ भी अपनी पुरानी जिंदगी से रिलेटेड याद ना रहे। विक्रम रोशनी की कुछ कुछ बातें तो समझ गया था, लेकिन अब वह पूरी बात रोशनी के मुंह से सुनना चाहता था। मैं रेहान और आरव को जानती हूँ, वह कभी किसी से दोस्ती नहीं करते। अगर उन्होंने लियो से दोस्ती की है तो जरूर वो दोनों उसे दिल से अपना दोस्त मानते होंगे। विक्रम बहुत सीरियसली रोशनी की तरफ देख रहा था। बेबी गर्ल, जो भी तुम्हारा फैसला होगा मैं उसमें तुम्हारे साथ होगा। रोशनी स्माइल करते हुए बोली, हनी इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि चैप्टर 92 रिबॉर्न टू लिव लाइफ 92
बताओ बेबी गर्ल, तुम्हारा क्या फैसला है? ये बात मैं सब लोगों के सामने बताऊंगी। दूसरी तरफ रोशनी ने अस्पताल में फ़ोन करके पूछ लिया था, लियो को अभी तक होश में नहीं आया, उसे शाम तक होश आएगा। रोशनी ने अपने असिस्टेंट राम वर्मा को फ़ोन करके उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए बोला। विक्रम को घर पर छोड़कर रोशनी उस एस्ट थॉमस हॉस्पिटल में गई जहां पर उसकी डिलीवरी हुई थी। वो उस डॉक्टर से मिली जिसने उसकी डिलीवरी की थी, डॉक्टर कैथोलिक गायनेकोलॉजिस्ट। रोशनी ने उस डॉक्टर कैथोलिक से कुछ बात की। करीब 2 घंटे में उस डॉक्टर ने रोशनी को वह रिपोर्ट लाकर दे दी। रोशनी ने उसे हाथ मिलाकर कहा, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है। डॉक्टर कैथोलिक गायनेकोलॉजिस्ट मुस्कुराते हुए रोशनी की तरफ देखती है। उसके बाद वह अपनी एक उंगली से अपना चश्मा ऊपर करते हुए बोलती है, रोशनी बेटा, मैंने तुम्हारी डिलीवरी की थी जब तुम बहुत छोटी थी, और सच बताओ मैं तुम्हारी हिम्मत की डांट देता हूँ। कोई भी 16 साल की लड़की 8 घंटे तक दर्द बर्दाश्त करके बच्चों को जन्म नहीं दे सकती थी, लेकिन तुम्हारे अंदर वो गट स्पिरिट थी, इसीलिए तुमने अपने दोनों बच्चों को सुरक्षित जन्म दिया। और यह जो तुम काम करने जा रही हो वह बहुत महान काम है बेटा, इसलिए मैं इसमें तुम्हारा साथ दे रही हूँ। हाँ, ये सच है कि आज पहली बार जिंदगी में मैंने कुछ इलीगल किया है, लेकिन यह इलीगल काम करके मुझे काफ़ी खुशी मिल रही है। डॉक्टर कैथोलिक की बात सुनकर रोशनी भी मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। रोशनी अपनी कार में बैठी थी, राम वर्मा कार ड्राइव कर रहा था। राम चुप चुप कर रोशनी को देख रहा था। तुम्हें जो भी पूछना है तुम पूछ सकते हो, मुझे चुप चुप कर देखने की जरूरत नहीं है। रोशनी की बात सुनकर राम सकपका गया। उसके बाद उसने खुद को संभाला और पूछा, बॉस, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो आप कर रहे हो क्या वह सही है? राम, अगर किसी के भले के लिए काम किया जाए तो सब कुछ सही होता है, और मैं जो ये काम कर रही हूँ वह उस बच्चे के भले के लिए कर रही हूँ। अगर मेरी वजह किसी एक बच्चे की जिंदगी में खुशी आती है तो फिर मैं पीछे क्यों हटूं? फिर अपने मन में बोली, जो खुशी जो प्यार मुझे मिला है, क्या मैं वह प्यार और खुशी लियो को नहीं दे सकती? उस भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है तो मैं भी किसी के लिए कुछ करना चाहती हूँ। ये सब सोचते हुए रोशनी के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसकी नज़र बार बार उन डॉक्यूमेंट पर जा रही थी। इसी तरह से सारा दिन बीत गया। शाम के 6 बजे परी विला में सब लोग हॉल में बैठे हुए थे। विक्रम को सुबह से इंतजार था कि रोशनी क्या फैसला लेगी। लैपटॉप पर 2 वीडियो कॉल चल रही थी जहां पर गागी और काजल थी, रोशनी के मम्मी पापा राज, प्रिया, रेहान, आरव, विक्रम, रोशनी। रोशनी ने उन सब की नज़रों के सामने रेहान का लैपटॉप ऑन किया और उसमें वह सारी वीडियो चालू करने लगी। उन वीडियो को देखते हुए सब लोग एक साथ चिल्लाते हुए बोले, ये लोग कितने घटिया हैं, बच्चों को भी नहीं छोड़ते। प्रेमा जी उस बच्चे को देखकर बोले, ये तो लियो है ना, मुझे नहीं पता था उस बच्चे के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है। राज गुस्से में बोला, सच में कोई इतना घटिया और पाखंडी कैसे हो सकता है? इन लोगों के अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है। जहर बांट रहे हैं बच्चों के अंदर ये लोग, मासूम के ऊपर कितना जुर्म कर रहे हैं। रोशनी अपने भाई को शांत करते हुए बोली, भाई आप शांत हो जाए, सबको सबके गुनाहों की सजा मिलेगी। काजल गुस्से में बोली, रोशनी तुम इसको सबसे बुरी वाली सजा देना, देखो इन बच्चों को कैसे तंग कर रहा है। बच्चों की हालत देखकर काजल को बहुत रोना आ रहा था। गागी ने काजल के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, शांत हो जाओ काजल। कैसे शांत हो जाऊं गागी, मेरा मन कर रहा है कि अभी वहां जाऊं और उन सबको गोली से उड़ा दूं। गागी काजल के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, मैं जानती हूं तुम ये कर सकती हो, बट अभी मेरी झांसी की रानी शांत हो जाओ, रोशनी देख रही है ना, वह सब संभाल लेगी। गुस्से में सब लोग कुछ ना कुछ बोले ही जा रहे थे। प्रिया उस वीडियो को देखकर गुस्से में बोली, मेरा तो मन कर रहा है इनके ऊपर जहरीले बम ब्लास्ट में सबको उड़ा दूं। काजल लैपटॉप में से ही चिल्लाकर बोली, भाभी आप सही कह रही हो, हमें यही करना चाहिए। रोशन सबको शांत करते हुए बोली, क्या तुम लोग चाहते हो कि यह लोग बस बम धमाके में एक साथ उड़ जाए? क्या तुम लोग नहीं चाहते ये लोग अपने कर्मों की सजा जिंदा रहकर काटे? रोशनी की बात सुनकर सब लोग समझ गए कि रोशनी क्या करना चाहती है। मैंने पता लगाया है कि पुलिस इन ड्रग्स डीलर को कई सालों से ढूंढ रही है, लेकिन ये लोग कभी भी पुलिस के हाथ नहीं आते। इनके ऊपर काफ़ी बड़ा इनाम भी रखा गया है, 10,000 पाउंड। क्या इतनी बड़ी कीमत? हाँ, रोशनी में जवाब दिया, क्योंकि यह काफ़ी खतरनाक गैंग है जो हर कंट्री में ड्रग्स फैलाने का काम कर रही है, लेकिन आज ये गैंग हमारे हाथ लग गई।
फिर रोशनी दूसरी वीडियो दिखाती है। ये वही वीडियो थी पहले की तरह, लेकिन इसमें कुछ चेंज था। अब इन सारी वीडियो में कहीं पर भी लियो दिखाई नहीं दे रहा था। रेहान अपनी मम्मा से बोला, मम्मा इन सारी वीडियो में से लियो कहाँ चला गया? रोशनी रेहान के सिर पर हाथ फिरते हुए बोली, बेबी लियो सिर्फ इन वीडियोस में से नहीं, बल्कि इस दुनिया से भी लियो का नामो निशान मिट चुका है। रेहान और आरव अपनी मासूम आंखों से अपनी मम्मा की तरफ देखते हैं, जैसे वह पूछ रहे हों कि मम्मा आप क्या कहने की कोशिश कर रही है। रोशनी ने उन सब से कुछ नहीं कहा, अपने पास से वो डॉक्यूमेंट्स निकाले और सबको दिखाएं। गागी और काजल ने भी डॉक्यूमेंट देखे। उन दोनों की आंखें तो फटी की फटी रह गई। वह दोनों बेयकीनी में रोशनी की तरफ देख रही थी। काजल ने तो रोशनी की तरफ सैल्यूट मार दिया। सिर्फ वह दोनों ही नहीं बल्कि रोशनी का पूरा परिवार रोशनी की तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। मुकेश जी रोशनी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, मेरी गुड़िया तुमने जो भी फैसला लिया है हम सब तुम्हारे साथ हैं। प्रिया भी अपनी नम आंखों से रोशनी की तरफ देखकर बोली, तुम बहुत पुण्य का काम कर रही हो गुड़िया। ये कहते हुए प्रिया ने रोशनी को गले लगा लिया। प्रेमा जी ने भी रोशनी के सिर पर हाथ फिरते हुए कहा, मेरी नन्ही सी गुड़िया बहुत बड़ी हो गई है। राज ने रोशनी के माथे पर किस करते हुए कहा, आज मेरी नन्ही सी गुड़िया सच में बड़ी हो गई, हम सब तुम्हारे साथ है इस फैसले में। राज को किस करते हुए देखकर विक्रम के हाथों की मुठिया कस गई और अपने मन में बोला, साले साहब मेरी बेबी गर्ल को मेरे सामने किस मत करो, मुझे बहुत गुस्सा आता है। सारी बातें विक्रम मन में ही बोल सकता था, उसकी हिम्मत तो नहीं थी सबके सामने बोलने की। उसका भी मन कर रहा था कि वो उसको गले लगाए उसे किस करें, लेकिन सब लोगों के सामने वह कुछ भी नहीं कर सकता। रेहान और आरव की चेहरे पर चल 440 वोल्ट की स्माइल थी। विक्रम ने भी वो डॉक्यूमेंट देखे, उसने ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया। 2 घंटे बाद ग्रेट ऑमंड स्ट्रीट हॉस्पिटल फॉर चिल्ड्रन। रेहान, आरव, रोशनी और विक्रम चारों एक साथ उस वीआईपी रूम में इंटर करते हैं। चैप्टर 93 रिबॉर्न टू लिव लाइफ 93। वही लेडी डॉक्टर लियो का चेकअप कर रही थी जिसने विक्रम और रोशनी को सुनाया था गुस्से में। वो लेडी डॉक्टर जब विक्रम और रोशनी को देखती है तो उन्हें रिस्पेक्ट से ग्रीट करती है, हेलो मिस्टर कपूर, हेलो मिस शर्मा, कैसे हैं आप लोग? रोशनी मुस्कुराते हुए कहती है, डॉक्टर हम बिल्कुल ठीक है, अब हमारा बेटा कैसा है? हो डॉक्टर शॉक होकर बोलती है, यह आप क्या बोल रही हैं? उस दिन तो आप बोल रही थी कि वो आपका बेटा नहीं है, और आज आप ये बोल रही है कि वो आपका बेटा है। रोशनी उस डॉक्टर का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, डॉक्टर 5 साल पहले मैंने ट्रिपल बच्चों को जन्म दिया था। उनमें से मेरे सबसे बड़े बेटे को हमारे दुश्मनों ने अगवा कर लिया था। हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वह हमें कहीं नहीं मिला। ये सब कहते हुए रोशनी की आंखों में आंसू आ गए। रोशनी कर तो नाटक रही थी लेकिन उसे लियो की हालत सोचकर बहुत दुख हो रहा था। हमें ये बात आज ही पता चली कि वो हमारा खोया हुआ बेटा है। ये रहे मेरे 2 बच्चे और मेरा एक बेटा बेड पर लेटा हुआ है इस अस्पताल में। रोशनी की बातें सुनकर उस डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए। वो रोशनी को गले लगाकर रोते हुए बोली, बेटा शांत हो जाओ, भगवान के घर में देर होती है लेकिन अंधेर नहीं। देखो इतने सालों बाद आखिरकार तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल ही गया, इसलिए अब रो मत, खुश हो जाओ, जाओ उसके पास। विक्रम तो आंखें बड़ी कर करके रोशनी को देख रहा था। उसे अभी तक ये पता ही नहीं था कि उसकी बेबी गर्ल इतनी अच्छी एक्टिंग भी कर लेती है। भले ही विक्रम के दिल में लियो के लिए कोई इमोशन नहीं थे लेकिन फिर भी वह अपनी बेबी गर्ल का साथ देने के लिए तैयार था। अगर वह चाहती है कि वो उस बच्चे को उसका नाम मिले तो वो जरूर अपना नाम उस बच्चे को देगा, सिर्फ अपनी बेबी गर्ल और अपने बच्चों के लिए। रोशनी उन सब के सामने एक्टिंग भले ही कर रही थी लेकिन उसके इमोशन सच्चे थे। वो लियो के प्रति काफ़ी दुखी महसूस करती थी। उसे लिया में अपनी पिछली जिंदगी की छवि दिखाई देती थी। वो लेडी डॉक्टर दरवाजे पर आकर खड़ी हुई और उन चारों की तरफ देखते हुए बोली, जैसे इन लोगों के साथ चमत्कार हुआ है वैसे ही मेरे साथ भी कोई चमत्कार हो जाए और मैं भी एक माँ होने का सुख पालूं, इनका परिवार हमेशा खुश रहे। इतना बोलकर मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। रेहान और आरव दोनों ही लियो के पास बैठे हुए थे। उन दोनों ने लियो का एक एक हाथ पकड़ा हुआ था। विक्रम सोफे पर बैठा हुआ था, रोशनी लियो के बेड के साइड बैठी हुई थी। विक्रम सोफे पर बैठे अपने ऑफिस की ईमेल चेक कर रहा था। तभी विक्रम के फ़ोन पर विवेक का फ़ोन आता है। विक्रम कॉल पिक करने के लिए रूम से बाहर चला जाता है।
विक्रम अपनी सख्त आवाज में कहता है, बोलो विवेक। उधर से विवेक अपनी शांत आवाज में बोला, भाई दादी माँ ने आपके लिए एक वाइफ ढूंढ ली है। विक्रम अपनी आईब्रोज को ऊपर करते हुए बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। उधर से विवेक हंसते हुए बोला, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। पद्मिनी बुआ ने आपके लिए अपनी दोस्त की बेटी को चुना है और वह लड़की धीरे धीरे दादी माँ का दिल जीतने की कोशिश कर रही है। विक्रम हंसते हुए बोला, उसे जितनी कोशिश करनी है करने दो, उसकी कोशिशें बेकार होने वाली है। भाई मुझे आपसे एक और बात पूछनी थी। हाँ पूछो भाई, क्या जो तानिया रायचंद के साथ हुआ है वह आपने करवाया है। विक्रम ने बिना झिझक के कहा, हाँ मैंने करवाया है, क्योंकि उसने कुछ ऐसा काम किया था जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने मेरे अपने को हर्ट किया। भाई क्या मैं जान सकता हूँ वह कौन है जिसे उस तानिया ने हर्ट किया। तुम्हारी भाभी को। विवेक चौंक कर बोल, भाई क्या आप दोबारा से बोल सकते हैं, मुझे लगता है मेरे कान में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। विवेक ने अपने कान में उंगली डालते हुए कहा, तुम्हारे कान एकदम ठीक है, उस लड़की ने तुम्हारी भाभी को हर्ट किया। हमेशा शांत रहने वाला विवेक एकदम से एक्साइटेड हो गया, भाई क्या हमारी भाभी का नाम रोशनी शर्मा है। विवेक से इंतजार नहीं हो रहा था ये नाम जानने के लिए। हाँ तुम्हारी होने वाली भाभी का नाम रोशनी शर्मा, माय बिजनेस पार्टनर एंड बिकम माय लाइफ पार्टनर। ओ माय गॉड भाई, आपने तो मुझे इतनी बड़ी न्यूज़ दे दी, मैं ये न्यूज़ सारे घर वालों के सामने सुनाऊंगा। विक्रम ने मना करते हुए कहा, नहीं मैं दादी माँ को सरप्राइज देना चाहता हूँ, जो उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज होगा। ओ भाई आपने ऐसी न्यूज़ सुनाई है मुझे कि अब मेरे पेट में यह बात पचने वाली नहीं है। तुम बता सकते हो बस अपनी वाइफ को और किसी को भी नहीं, और अपनी वाइफ से भी मना कर देना कि वो किसी को भी ना बताएं, और स्पेशली यह बात दादी माँ को नहीं पता चलनी चाहिए। उनका बर्थडे आने वाला है, मैं उनके बर्थडे पर उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। ठीक है भाई, मैं बस प्रीति को बताऊंगा। विवेक ने खुशी खुशी फ़ोन काट दिया। इधर विक्रम के चेहरे पर भी स्माइल आ गई अपने भाई का रिएक्शन देखकर। मुझे नहीं पता था कि मेरा शांत रहने वाला भाई इतनी बातें भी कर सकता है। विक्रम रूम में जाता है तो उसकी नज़र लियो के ऊपर पड़ती है। उसकी नज़र लियो के हाथ के ऊपर जाती है, जहां लियो की उंगलियां हल्की हल्की हिल रही थी। लियो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद रखता है और फिर खोलता है। उसकी नज़र सबसे पहले रोशनी के ऊपर पड़ी। वो बार बार अपनी पलकें झपकाकर रोशनी को देख रहा था। लियो का ध्यान अपने दर्द की वजह से रोशनी से हट जाता है और वह अपना सर अपने हाथों से पकड़कर दबाते हुए कहता है, दर्द हो रहा है मुझे। रोशनी उसके पास आकर बहुत धीरे धीरे उसके सर पर हाथ फिराने लगती है। रोशनी के हाथों का स्पर्श पाकर लियो रोशनी की तरफ देखा है और वह धीरे से अपने होठों को खोलकर बोला, आप कौन हो। रोशनी मुस्कुराते हुए बोली, बच्चे पहले आप शांत हो जाओ, उसके बाद मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। लियो को कुछ भी याद नहीं था। तभी उसकी नज़र अपने दोनों साइड बैठे रेहान और आरव पर गई। वह उन्हें देखकर बोला, तुम लोग कौन हो। रेहान कुछ बोलता उससे पहले ही रोशनी ने रेहान की तरफ देखकर बोला, बेबी आप डैडी के पास जाकर बैठो। रोशनी की बात मानकर रेहान और आरव वहां से उठकर विक्रम के पास बैठ गए। वो दोनों उदास थे कि उनका दोस्त उन्हें पहचान नहीं पा रहा, लेकिन उन्होंने अपनी मम्मा की बात मानकर चुपचाप से अपने डैडी के पास बैठे रहे। आधा घंटे बाद लियो को थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगा। रोशनी ने उसे हल्का सा टोमेटो सूप पिला दिया था। रेहान और आरव अपने डैडी की गोद में बैठे हुए सामने का नज़ारा देख रहे थे। विक्रम भी अपनी बेबी गर्ल को उस बच्चे को प्यार से संभालते हुए देख रहा था। विक्रम अपने मन में बोला, बेबी गर्ल तुम्हारे अंदर कितनी ममता भरी है जो तुम दूसरे बच्चे को भी अपना बच्चा मानने लगी। मुझे तुम्हारी आंखों में वही प्यार दिख रहा है जो तुम्हारी आंखों में रेहान और आरव के लिए होता है। आई एम प्राउड ऑफ यू माई बेबी गर्ल। विक्रम अभी उठकर रोशनी को तो चूम नहीं सकता था, इसलिए उसने रेहान और आरव के माथे पर ही किस कर लिया। लियो रोशनी की तरफ देखकर बोला, अब बताइए आप कौन हो। आपने कहा था अगर मैं सूप पी लूंगा तो आप मुझे बताएंगी। रोशनी प्यार से लियो के गालों पर हाथ रखते हुए बोली, मैं आपकी माँ हूँ। और फिर वह विक्रम, रेहान और आरव की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोली, वो आपके डैडी और वो दोनों आपके छोटे भाई, और आपका नाम है विराज कपूर। लियो अपनी मासूम आंखों से रोशनी की तरफ देख रहा था। क्या आप सच में मेरी मम्मा हो, क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं। रोशनी दोबारा से लियो के गाल पर हाथ रखते हुए बोली, बेबी आपका 2 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था,
जिससे आपके सर में चोट लग गई और आप सब कुछ भूल गए। लेकिन अब आप चिंता मत करो, हम सब आपके साथ हैं, धीरे धीरे आपको सब याद आ जाएगा। रेहान को अब समझ आया कि उसकी मम्मा ने उसे कुछ भी बोलने से क्यों रोका था। अब वो दोनों भी समझ गए थे कि उन्हें लियो को लियो नहीं बोलना है, आज से उन्हें लियो को विराज बोलना है। आरव दौड़कर विराज के पास आया और बोला, भाई मैं आपका छोटा सा प्यारा सा छोटा भाई। आरव की बात सुनकर विराज के चेहरे पर स्माइल आ गई। विक्रम भी विराज के पास आया और उसके सर पर हाथ फेरा। विक्रम नहीं चाहता था कि उसे ऐसा लगे कि उसके डैडी उससे प्यार नहीं करते, वो उस बच्चे को अजनबी जैसा फील नहीं करवाना चाहता था। रेहान भी आकर दूसरी साइड बैठ गया और वो विराज से बातें करने लगा। विराज कंफर्टेबल हो गया था। मेल डॉक्टर आकर विराज को चेक करते हुए बोला, अभी बच्चे को 2 दिन और अस्पताल में रखना पड़ेगा। उस डॉक्टर की बात सुनकर रोशनी ने हाँ में सिर हिलाया। हनी आप दोनों बच्चों को लेकर घर चले जाए, यहाँ पर भी किसी एक का रहना जरूरी है। रोशनी की बात सुनकर विक्रम दोनों बच्चों को लेकर अस्पताल से बाहर आया। बाहर आकर उसने अपने असिस्टेंट को फ़ोन किया। 2 मिनट के बाद ही उसका असिस्टेंट विक्रम के सामने खड़ा था। तुम दोनों बच्चों को सावधानी से घर छोड़कर आओ। विक्रम ने झुककर दोनों बच्चों की माथे पर किस करते हुए कहा, बच्चों मैं आपकी मम्मा को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए आप इन अंकल के साथ चले जाओ, ठीक है? डोंट वरी डैडी, हम चले जाएंगे, आप मम्मा और विराज का ख्याल रखना। इतना बोलकर आरव ने विक्रम को नीचे झुकने के लिए कहा। आरव की बात मानकर विक्रम अपने घुटनों के बल बैठ गया। रेहान और आरव दोनों ने विक्रम के गाल पर एक एक किस कर दिया। उसके बाद वो दोनों वहां से चले गए। उनको जाते हुए देखकर विक्रम भी मुस्कुराते हुए रोशनी के पास आ गया। रोशनी विक्रम को देखकर बोली, हनी आप घर नहीं गए? रोशनी की बात का जवाब देते हुए विक्रम बोला, बेबी गर्ल मैं भी तुम्हारे साथ ही रुकूंगा। इतना बोलकर वो सोफे पर बैठ गया, एक मैगजीन उठाकर उसे पढ़ने लगा। रोशनी ने भी इससे आगे कुछ नहीं कहा। 1 घंटे बाद विक्रम उस रूम से निकलकर कैंटीन की तरफ गया। वहां से वो हेल्दी खाना रोशनी के लिए लेकर आया। बेबी गर्ल यहाँ आकर बैठो। विक्रम के हाथ में खाना देखकर रोशनी उसके पास आकर बैठ गई। विक्रम ने एक प्लेट में खाना निकाल और रोशनी को अपने हाथों से खिलाने लगा। रोशनी भी चुपचाप विक्रम के हाथों से खुशी खुशी खाना खाने लगी। कभी कभी वो खुद भी विक्रम को खिला दिया करती। एक दूसरे को खाना खिलाकर वह दोनों वापस अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। विराज उन दोनों को बड़े ध्यान से देख रहा था। 2 घंटे बाद विराज दवाइयों की वजह से गहरी नींद में सो गया। विराज के सोते ही विक्रम ने उठकर रोशनी को अपनी गोद में उठाया। रोशनी को लेकर सोफे पर आ गया। हनी आप क्या कर रहे हो? मैं बस अपनी बेबी गर्ल को अपने पास चाहता हूँ। तुम्हारा नया बेटा सो गया है। रोशनी विक्रम की बातों में जलन महसूस कर सकती थी। उसे विक्रम के ऊपर हंसी भी आ रही थी। रोशनी विक्रम के दोनों गाल पकड़कर बोली, हनी आप एक छोटे से बच्चे से जेलस हो रहो? विक्रम बिना झिझक के बोला, हाँ मैं जेलस हो रहा हूँ। तुम्हारे हनी को भी तुम्हारे प्यार की जरूरत है। ओ मेरे हनी को प्यार चाहिए। विक्रम ने अपनी गर्दन हिलाकर जवाब दिया। रोशनी ने विक्रम की कमर पर अपने दोनों पैर लपेटे और अपनी बाहें उसके गले में डालकर रोशनी ने प्यार से विक्रम की दोनों आंखों को चुम्मा, उसके बाद उसके फोरहेड पर किस किया। विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो बस रोशनी को महसूस कर रहा था। पहली बार था जब रोशनी ने उसकी आंखों को चुना था और यह किस उसके लिए बहुत सुकून देने वाला था। रोशनी ने विक्रम के दोनों गालों को चुम्मा। विक्रम को लग रहा था कि रोशनी अब उसके होठों किस करेगी। रोशनी विक्रम की नाक पर किस कर लिया। विक्रम अभी भी इंतजार कर रहा था कि रोशनी अब उसके होठों को किस करेगी। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब उसे रोशनी के सॉफ्ट होंठ अपने होठों पर महसूस नहीं हुए तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने आंखें खोलते ही देखा कि रोशनी उसकी तरफ देखकर शरारती स्माइल कर रही थी। विक्रम मदहोशी भरी आंखों से रोशनी को देखते हुए बोला, बेबी गर्ल ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा, मुझे चिढ़ाना तुम पर भारी पड़ जाएगा। उसकी बात सुनकर रोशनी ने विक्रम की गर्दन पर जोर से काट लिया। उसके बाद उसने वहां पर प्यार से किस कर लिया। विक्रम रोशनी की तरफ देखकर बोला, बेबी गर्ल डोंट डू दिस। लेकिन इस वक्त रोशनी विक्रम की बात सुनने के बिल्कुल भी मूड में नहीं थी। उसने विक्रम की बिल्कुल भी बात नहीं मानी और अपना काम जारी रखा। चैप्टर 94 रीबॉर्न टू लिव लाइफ 94।
बेबी गर्ल प्लीज ऐसा मत करो, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। रोशनी ने विक्रम की गर्दन वाइट मार्क से भर दी थी। रोशनी आगे बढ़ी, उसने विक्रम की शर्ट के 3 बटन खोल दिए। रोशनी ने विक्रम के सीने पर भी काटना जारी रखा। विक्रम आंखें बंद करके गहरी गहरी सांस ले रहा था। विक्रम खुद को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था। रोशनी जिस जगह पर वाइट करती उसी जगह पर प्यार से किस करने के साथ उस जगह को लिक भी करती। विक्रम मदहोशी में गहरी गहरी सांस ले रहा था। उसने सोफे की साइड अपनी मुट्ठियों से भिंच रखी थी। विक्रम रोशनी के कान के पास जाकर बोला, बेबी गर्ल मत करो, वरना इसका खामियां तुम्हें बाद में बहुत भारी पड़ेगा। मेरा पेशेंस लेवल चेक मत करो। तुम जानती हो ना, इस वक्त मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। विक्रम की बात सुनकर रोशनी ने कहा, हनी मैं इसलिए ही तो आपको परेशान कर रही हूँ। मैं इतने अच्छे मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। क्या पता ऐसा मौका फिर कब आएगा। मैं जानती हूँ अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं होती तो अब तक आप मेरे ऊपर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ते। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे बच्चे ने मुझे इतना गोल्डन चांस दिया है तो इसे गंवाकर मैं बेवकूफ़ नहीं बनना चाहती। इतना कहकर रोशनी जोर जोर से हंसने लगती है। विक्रम जो अब तक एक्साइटेड हो चुका था और यह बात रोशनी ने भी महसूस कर ली थी क्योंकि वह उसके ऊपर जो बैठी थी। रोशनी को विक्रम की हार्डनेस महसूस हो रही थी। लेकिन जैसे ही विक्रम ने रोशनी को हंसते हुए देखा तो वो एकदम शांत हो गया। विक्रम रोशनी को खुश देखकर एकदम नॉर्मल हो गया और अपने मन में बोला, बेबी गर्ल अगर तुम्हें मुझे परेशान करने में मज़ा आ रहा है तो तुम कर सकती हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी सहने के लिए तैयार हूँ। फिर ये तो मेरी बॉडी को कंट्रोल ही करना है। मैं तुम्हारे लिए ये भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। रोशनी हंसते हंसते रुकी और उसने विक्रम के दोनों गालों को अपने हाथ में थमते हुए को बोली, हनी आप इस वक्त बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। रोशनी की बात सुनकर विक्रम की आंखों में चमक आ गई। आखिर किसको अच्छा नहीं लगेगा कि उसका प्यार उसे हैंडसम बोले। आखिर उसकी घंटों की जिम में बनाई गई बॉडी उसकी बेबी गर्ल को पसंद है तो यह उसके लिए सबसे बड़ा कम्प्लीमेंट है। रोशनी अपनी मदहोश भरी आवाज़ में बोली, हनी आपको पता है मैंने कभी आपकी तारीफ नहीं की क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप चने के झाड़ पर चढ़ जाओ। लेकिन मैं आज आपकी तारीफ करती हूँ। यू आर द मोस्ट हैंडसम मैन इन माई लाइफ। जब आप अपने इन होठों से मुझे किस करते हो तो मुझे बहुत सुकून महसूस होता है। आपको पता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी किसी आदमी के साथ इस तरह से रहूंगी, कभी किसी के साथ इस तरह से खुलकर रहूंगी। लेकिन आपके पास मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कि मैं वो सब कुछ करूं जो मैंने कभी नहीं किया। मेरा मन करता है मैं आपसे थोड़ा बहुत झगड़ा करूं, आप मुझे मनाओ, आप मुझे बिना किसी स्वार्थ के प्यार करो। हनी अगर आप मेरी जिंदगी में नहीं आते तो मैं अकेले ही आरव और रेहान को पलती। विक्रम बड़े ध्यान से रोशनी की बातें सुन रहा था। हनी आप मेरी जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट हो, लेकिन बेबी गर्ल मेरे लिए तो तुम मेरी जिंदगी हो और मैं अपनी जिंदगी को अपने आप से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। विक्रम की बात सुनकर रोशनी मुस्कुराते हुए बोली, मैं कहीं जाऊंगी भी नहीं और आपको भी नहीं जाने दूंगी। रोशनी की बात सुनकर विक्रम की आंखों में खुशी की चमक आ गई। विक्रम को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी बेबी गर्ल भी उसके लिए उतनी ही प्रोटेक्टिव और पॉजिटिव होती जा रही है जितना वो उसके लिए है। रोशनी ने झुककर विक्रम के हिलते हुए होठों पर अपने होंठ रख दिए। रोशनी विक्रम के होठों को बहुत प्यार से किस कर रही थी। रोशनी इस किस के जरिए विक्रम को अपना प्यार जताना चाह रही थी। विक्रम भी धीरे धीरे रोशनी को रेस्पॉन्ड कर रहा था। आज वह बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं हो रहा था। विक्रम भी इस किस के जरिए रोशनी को बताना चाहता था कि वो उससे कितना प्यार करता है। 10 मिनट बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए। रोशनी गहरी गहरी सांस ले रही थी, उसका सर विक्रम के सीने पर रखा हुआ था। बेबी गर्ल काफ़ी लेट हो गया है, हमें अब सो जाना चाहिए। हाँ हनी मुझे भी नींद आ रही है। विक्रम ने एक वार्ड बॉय को बुलाया। वहां रखे दोनों सोफों को कंबाइन करवाकर उस पर चद्दर बिछा दी। विक्रम रोशनी को लेकर उस सोफे पर आराम से लेट गया। विक्रम ने रोशनी को कंफर्टेबल तरीके से सुलाया ताकि उसे कोई परेशानी ना हो। विक्रम और रोशनी सुकून से एक दूसरे की बाहों में सो गए। उन्हें अब दुनिया जहां की कोई फिक्र नहीं थी। सुबह का वक्त एक नर्स विराज को चेक करने आई थी। जब उस नर्स की नज़र सोफे पर सोए जोड़े पर पड़ी तो उसकी आंखों में शर्म आ गई। वो नर्स चोर नज़रों से उन दोनों को देख रही थी। जब विक्रम और रोशनी सो रहे थे तो उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे एक पेंटिंग में दो हंसों का जोड़ा एक दूसरे से लिपट कर सो रहा हो।
उस नस ने जल्दी से विराज की ड्रिप चेंज की और शर्माते हुए वहां से चली गई। बाहर आते ही उस नस ने अपना चेहरा दोनों हाथों से छुपा लिया। उसके गाल शर्म से इतनी लाल हो गए थे जैसे अभी वो पता नहीं क्या करके आए हो। ओह गॉड, ये सीन तो किसी मूवी से भी ज्यादा अच्छा था। शर्माते हुए वहां से चली गई और ये बात उसने बाकी सारी नस को बता दी। अब उन नस के बीच में विक्रम और रोशनी के ही गॉसिप्स चल रहे थे। उनमें से एक नस तो उसकी बात सुनते ही ये देखने भी आ गई कि वो सच है या झूठ। उसने धीरे से बोर्ड का दरवाजा खोला और वो नस भी उस नज़ारे को देखकर शर्माते हुए वहां से बाहर आ गई। वो पहली नस बोली, क्या हुआ, देख लिया यार, देख लिया, और मुझे भी ऐसा ही हस्बैंड चाहिए। तभी वहां पर उनकी हेड नस आ गई। क्या हो रहा है यहाँ पर? अपनी हेड नस को सामने देखकर वो सारी नस घबरा गई। जाकर पेशेंट्स को देखो, यहाँ पर इकट्ठा होकर गॉसिप्स मत करो, समझी? अपनी हेड नस की बात सुनकर वो सारी नस वहां से डर कर चली गई। वो हेड नस अपने आप से बोली, आजकल की इन लड़कियों में अपने काम के प्रति कोई जिम्मेदारी समझ नहीं आती, सारा दिन बस बकवास करवा लो। ये सारी बातें बड़बड़ाते हुए वो हेड नस वहां से चली गई। आधा घंटे बाद रोशनी और विक्रम अपनी खूबसूरत नींद से जागे। विक्रम ने उठते ही रोशनी के माथे पर किस करते हुए कहा, बेबी गर्ल, पहले तुम फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। 10 मिनट बाद रोशनी फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आई। उसके बाद विक्रम भी फ्रेश होने चला गया। 15 मिनट बाद विक्रम कैंटीन से रोशनी के लिए नाश्ता लाने के लिए चला गया। विक्रम रोशनी के लिए एक हेल्दी ब्रेकफास्ट लेकर आया। रोशनी ने चुपचाप नाश्ता किया और वो विराज के पास आकर बैठ गई। रोशनी ने अपनी मां को फ़ोन करके विराज के लिए सूप बनाने के लिए बोल दिया था। जब विराज जागा तो रोशनी ने उसे सुबह वाली खाली पेट वाली दवाई दी। रेहान, आरव और परी आज खुशी खुशी स्कूल में चले गए थे। स्कूल के बाद विराज से मिलने वाले थे। शाम के 4 बजे रोशनी विराज को खिचड़ी खिलाने की कोशिश कर रही थी। मम्मा प्लीज़, मुझे यह नहीं खाना, ये बहुत गंदा लग रहा है। बेबी प्लीज़ थोड़ा सा खा लो, अगर आपने यह नहीं खाया तो फिर आप जल्दी ठीक कैसे होंगे? आपको ठीक होकर अपने भाइयों के साथ खेलना है ना? विराज अपनी मासूम आंखों से रोशनी की तरफ देखते हुए बोला, मम्मा मुझे खेलना है, लेकिन बेकिन कुछ नहीं, आप इसको खाओ। आपने देखा ना आपका वेट कितना कम हो गया है, पहले आप गोलू मोलू थे और अब देखो आप कितने पतले हो गए हो। रोशनी की बात सुनकर विराज अपने आप को देखने लगा, फिर हंसते हुए बोला, लेकिन मम्मा मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं मोटा था या नहीं। बट बेबी, आपकी मम्मा को तो सब पता है ना? विराज अपने गाल पर हाथ रखकर सोचने की एक्टिंग करते हुए बोला, हाँ मम्मा को तो सब कुछ पता होगा। वाओ बेबी, आप तो बहुत स्मार्ट हो। चलो जल्दी से अपना मुंह खोलो। रोशनी विराज को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। विराज उसके हाथों से खुशी खुशी खाना खा रहा था। उसने अब ज्यादा नखरा नहीं किया। विक्रम सोफे पर बैठे हुए बस रोशनी को देख रहा था। इसी तरह से एक और दिन निकल जाता है। आज विराज का डिस्चार्ज होना था। विक्रम ने सारी फॉर्मेलिटी से पहले ही पूरी कर दी थी। विक्रम, रोशनी और विराज तीनों गाड़ी में बैठकर परी विला की तरफ निकल लिए। विराज रोशनी का हाथ पकड़कर बोला, मम्मा क्या हमारे घर में और भी लोग हैं? हाँ बेबी, घर में और भी लोग हैं, अभी आप जाओगे तो उनसे मिलोगे, सब लोग आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिर रोशनी ने विक्रम की तरफ देखा। ओल डन हनी। विक्रम ने रोशनी की तरफ अपना थम्स अप कर दिया। रोशनी विक्रम का साइन देखकर बस हल्का सा मुस्कुरा दी। 1 घंटे बाद गाड़ी परी विला के बाहर खड़ी थी। शाम का वक्त था। परी विला को आज बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया था। चारों तरफ लाइटिंग्स की डेकोरेशन की गई थी। दरवाजे के बाहर प्रेमा जी हाथों में पूजा का थाल लेकर खड़ी थी। विक्रम, रोशनी और विराज तीनों दरवाजे के पास आकर खड़े हो गए। विराज के सिर पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी। प्रेमा जी ने तीनों की आरती उतारी और माथे पर तिलक लगाया। उसके बाद उन्हें घर के अंदर आने दिया। विराज घर के अंदर आकर चारों तरफ अपनी आंखें दौड़ाते हुए घर को देख रहा था। तभी उसकी नज़र बहुत सारी तस्वीरें पर गई। उसकी तस्वीर सब लोगों के साथ थी, उसके बचपन से लेकर अब तक की। उसकी कई सारी फोटोज रोशनी के साथ भी थी। सारी तस्वीरों को एडिट करने के लिए रोशनी ने विक्रम से कहा था। कोई भी नहीं बता सकता था कि यह पिक्चर्स एडिट की गई है। एक पल के लिए तो रोशनी भी उन पिक्चर्स को देखकर धोखा खा गई। अब विराज को विश्वास हो गया था कि ये उसका परिवार है। रोशनी झुककर विराज के कान में बोली, क्या हुआ बेबी, आप क्या देख रहे हो? कुछ नहीं मम्मा।
तभी विराज के पास परी दौड़ते हुए आए और अपनी तोतली आवाज में बोली, हेलो भैयू, मैं आपत्ति तोती पाली। सिराज ने नन्ही परी को देखकर उसे गले से लगा लिया। विराज को परी बहुत अच्छी लगी। तुम मेरी छोटी बहन हो। विराज की बात सुनकर परी ने हाँ में गर्दन हिला दी। बेबी, यह आपके मामा और मामी, और इधर देखो ये दोनों आपकी नानू और नानी। विराज को सब ने प्यार से अपने गले लगाया। उन सब लोगों के साथ रहते रहते विराज एकदम कंफर्टेबल हो गया था। इसी तरह से उन लोगों को 10 दिन हो गए। चैप्टर 95 रीबॉर्न टू लिव लाइफ 95। अनाथ आश्रम में अमोस सारे बच्चों को इकट्ठा करते हुए बोला, चलो चलो बच्चों, जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम लोगों की डॉक्टर आ गई है। ओहो अंकल, आप क्यों इतनी सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? रेडी हो रहे हैं सब लोग। चिल्लाऊं ना तो क्या करूं? तुम लोग सुनते ही कहाँ हो मेरी? कितना काम है मुझ अकेले पर। उनमें से एक लड़का बोला, अंकल आप चिंता मत कीजिए, हम सब लोग मिलकर आपका काम करवाएंगे। तुम लोगों को काम करवाने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और जो डॉक्टर बोलती है वह अच्छे से करो। लो फिर चालू हो गया अंकल। वह सारे लड़के लड़कियां आपस में ही अमोस की बातें करने लगे। अमोस ने इस अनाथ आश्रम को बहुत ही अच्छे से संभाल लिया था। रोशनी ने जितनी भी पैसे डोनेट किए थे, अमोस ने उनमें से आधे पैसे उन सारे बच्चों की पढ़ाई में लगा दिए ताकि उन बच्चों का भविष्य अच्छा बन सके। रोशनी ने पुलिस को जितने भी सबूत थे वह सारे सबूत पुलिस को दे दिए थे। पुलिस ने एंटोनियो के जितने भी ग्रुप थे उन सब को पढ़वा लिया था। जो पुलिस 10 साल से नहीं कर पा रही थी, उन वीडियो ने उन्हें 1 घंटे में ही जितने भी ड्रग्स डीलर थे वह सब पुलिस की कंट्रोल में आ गए। कोर्ट ने उन सब को उम्र कैद की सजा दी। अमोस को इस अनाथ आश्रम का मैनेजर बना दिया गया। जितने बच्चों के साथ भी उस एंटोनियो और उसके आदमियों ने बुरा किया था, उन सारे बच्चों के लिए रोशनी ने एक बेस्ट साइकेट्रिस्ट का इंतजाम किया, जिससे उन बच्चों के मन से एंटोनियो का डर खत्म हो जाए। रोशनी को जितने भी इनाम में पैसे मिले थे वो सारे रोशनी ने उस अनाथ आश्रम में डोनेट कर दिए थे। जिस पुलिस इंस्पेक्टर ने लियो को उस अनाथ आश्रम में भिजवाया था, रोशनी ने उससे कहकर लियो की सारी इन्फॉर्मेशन खत्म करवा दी। अब लियो की पहचान कहीं पर भी नहीं थी। रोशनी ने अपने कनेक्शन के थ्रू अब हर जगह उसका नाम विराज ही लिखवा दिया था। नकली बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर उसके जितने भी सर्टिफिकेट आईडी कार्ड थे वह सारे विराज नाम से ही बनवाए थे। रोशनी ने लियो को उस स्कूल में इसलिए नहीं भेजा क्योंकि उस स्कूल में उसको सब लोग जानते थे। वह नहीं चाहती कि अब विराज अपनी पुरानी जिंदगी का कुछ भी याद करें। सुबह का वक्त परी विला, बेबीज उठ जाओ, क्या आज आप दोनों को स्कूल नहीं जाना? मम्मा मुझे नींद आ रही है। क्या आप लोग रात को लेट सोए थे जो आपको तक नींद आ रही है? नो मम्मा। तो फिर अब आप लोग इतना लेट क्यों उठाते हो? हम लोग इंडिया जाकर आपकी ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट करेंगे। आरव और रेहान एक साथ बोले, ओके मम्मा। मम्मा मुझे भी स्कूल जाना है। नो बच्चे, अभी आप स्कूल नहीं जा सकते, आपको डॉक्टर ने मना किया है ना। हम लोग इंडिया जाकर आपका नए स्कूल में नाम लिखवाएंगे। विराज रोशनी की गले लगकर बोला, ओके मम्मा। रोशनी ने विराज के गालों पर किस करते हुए कहा, मेरा गुड बॉय। मम्मा हमें भी चाहिए। हाँ हाँ आपको भी मिलेगी। इतना कहकर रोशनी ने रेहान और आरव के गालों पर भी किस कर लिया। चलो बच्चों, आप लोग रेडी हो जाओ, तब तक मैं आपके डैडी को भी रेडी करवा कर आता हूँ। हे भगवान, सबको क्या हो गया है? मुझे ही उठना पड़ता है। पता नहीं मेरे बच्चे इतने आलसी कैसे हो गए। मेरे बच्चों को तो छोड़ो, बच्चों के डैडी भी इतने आलसी हो गए। रोशनी अपने रूम में आई तो उसकी नज़र अपने बेड पर पड़ी जहां पर विक्रम अपने पेट के बल लेटा हुआ था। रोशनी विक्रम के पास जाकर बोली, हनी गुड मॉर्निंग, लेकिन विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। रोशनी फिर से विक्रम के ऊपर झुकी और बोली, हनी गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है। इस बार विक्रम ने रोशनी को पकड़ा और सावधानी से रोशनी को बेड पर गिरा दिया और उसके ऊपर आकर बोला, बेबी गर्ल, क्यों तुम मेरी इतनी सुकून भरी नींद को खराब कर रही हो? इतने सालों के बाद तो मुझे इतनी अच्छी नींद आ रही है। रोशनी विक्रम के नीचे लेटी विक्रम की बातें सुन रही थी। हनी, क्या अब आपको ऑफिस नहीं जाना? बेबी गर्ल, तुम भूल रही हो मैं लंदन में बिजनेस नहीं करता। हाँ हनी, मैं भूल गई, आप नहीं करते मैं करती हूँ। हाँ मुझे तो जाना है ऑफिस। हनी, मैं आपकी वजह से बेवकूफ़ बनती जा रही है। आपको पता है मैंने पागलों वाली हरकतें करना शुरू कर दी है। आपको पता है आजकल मैं खुद से बातें करने लगी हूँ, जो कि मैं कभी नहीं करती थी। हनी, आप ना मेरे सिस्टम के वायरस हो। रोशनी की शिकायत करके विक्रम हंसने लगा, लेकिन बेबी गर्ल, तुमने तो मुझे पूरा ही कंट्रोल कर लिया है। यू नो वॉट, तुम मेरे दिल की खतरनाक बीमारी हो।
अगर वो बीमारी मुझसे दूर हुई तो मैं भी मर जाऊंगा। हनी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहा हूँ? ना तो तुमने मुझे गुड मॉर्निंग किस दी, ऊपर से मुझसे शिकायत कर रही हो। अपने तीनों बेटों को तो किस जरूर करके आई होगी। रोशनी विक्रम की बात सुनकर अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को पकड़कर बोली, हनी, आप बच्चों से क्यों जलन महसूस कर रहे हैं? बेबी गर्ल, में जलन महसूस नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हें अपने इस हनी पर भी ध्यान देना चाहिए। मैं अभी बस 20 दिन के लिए रुका हूं, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जब तुम्हारी प्रेगनेंसी को 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे। इतना कहकर विक्रम रोशनी को किस करने लगा। रोशनी ने आते टाइम गेट बंद नहीं किया था। रोशनी की मां रोशनी को बुलाने के लिए आई थी, लेकिन जब उन्होंने गेट खुला हुआ देखा तो वह अंदर आ गई। अंदर का नज़ारा देखकर रोशनी की मां के हाथ में जो था वह नीचे गिर गया। उस आवाज़ से विक्रम और रोशनी दोनों होश में आए। अपनी मां को देखकर विक्रम और रोशनी जल्दी से खड़े हुए। विक्रम और रोशनी दोनों ही बहुत नर्वस हो गए। वहां की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो गई थी। रोशनी की मां ने खुद को संभाल और बोली, तुम दोनों जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओ। इतना कहकर वहां से जाने लगी। रोशनी की मां जाते जाते रुक गई और बिना पीछे मुड़े हुए कहा, तुम दोनों को जो भी करना हुआ करें, दरवाज़ा बंद करके क्या करो, यहाँ बच्चे भी रहते हैं। इतना कहकर वह वहां से चली गई। विक्रम और रोशनी इस वक्त एक दूसरे को देख रहे थे। हनी, यह सब आपकी गलती है, आपको क्या ज़रूरत थी मुझे किस करने की? आपने देखा मैं माँ के सामने कितनी ज़्यादा एम्बारास हो गई। कोई बात नहीं बेबी गर्ल। इतना कहकर विक्रम उसे दोबारा से किस करने लगा। 5 मिनट किस करने के बाद विक्रम रोशनी से दूर हुआ और बोला, बेबी गर्ल, मुझे तुमसे बात करनी थी, मुझे इंडिया जाना होगा। क्या तुम मेरे साथ इंडिया चलोगी? नहीं हनी, मैं अभी नहीं जा सकती, आप चले जाएं, मैं बाद में बच्चों के साथ आ जाऊंगी। ओके बेबी गर्ल, मैं तुम लोगों का इंतजार करूंगा। दूसरी तरफ इंडिया में कपूर विला। रात के 8 बजे पूरी कपूर फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। पद्मिनी जब से यहाँ पर आई थी तब से वो यहाँ से गई ही नहीं। अपने साथ सारा को भी रख लिया। पद्मिनी ने सारे नुस्खे बता दिए थे दादी माँ को इम्प्रेस करने के, और धीरे धीरे दादी माँ सारा से इम्प्रेस हो भी रही थी। वाह सारा बेटा, तूने पाव भाजी तो बहुत अच्छी बनाई है। थैंक यू दादी माँ, मुझे तो बस खाना बनाने का शौक है। रोशन जी बोले, सच में सारा बेटा, तुमने खाना अच्छा बनाया है। सबकी तारीफ सुनकर सारा ने पद्मिनी की तरफ देखकर एक आंख मार दी। ये सारा किया धरा पद्मिनी का ही था। पद्मिनी ने पाव भाजी होटल से मांगकर किसी तरह किचन में रखवा दी और किसी को भी किचन में नहीं जाने दिया। और यह सारा प्लान पद्मिनी और सारा का था। पद्मिनी जी का मानना था कि लोगों के दिल का रास्ता उनके पेट से होकर गुजरता है। उन्होंने कई बार इसी तरह सारा की मदद की थी। होटल से खाना मंगवा कर वह सबको बताती थी कि खाना सारा ने बनाया है। और अब तक किसी को भी सारा और पद्मिनी के ऊपर शक नहीं हुआ। सब ने तारीफ कर दी, लेकिन पूनम, प्रीति और कुसुम जी, इन तीनों ने सारा की तारीफ नहीं की। वैसे सारा बेटा, मैं तुमसे एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं आंटी, मैं क्यों बुरा मानूंगी, आप बोलिए। सारा बेटा, तुम्हारा खाना खाकर हमेशा मेरा पेट खराब हो जाता है। कुसुम जी की बात सुनकर उनके साइड में बैठे अजय जी उन्हें कोनी मारते हुए धीमी आवाज में बोले, ये सब कुछ तुम क्यों बोल रही हो? मैं क्या बोल रही हूँ, जो सच है मैं तो वही बोल रही हूँ। कुसुम की बात सुनकर एक पल के लिए तो सारा डर गई और वह हकलाते हुए बोली, सॉरी आंटी, नेक्स्ट टाइम मैं थोड़े से मसाले कम डालूंगी। सारा बेटा, तुम हमारी मेहमान हो, हम हमेशा तुमसे खाना थोड़ी ना बनवाएंगे, तुम्हें भी तो अपने घर जाना होगा ना। भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही है? मैंने तो सारा को विक्रम के लिए चुना है। अब चाची जी आप ही फैसला लीजिए। दादी माँ थोड़ी असमंजस में फंस गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या फैसला ले। पद्मिनी बेटा, मुझे फैसला लेने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप जानती हैं ना विक्रम कभी भी सारा से शादी नहीं करेगा। कुसुम बहू, तुम चुप रहो। दादी माँ की बात सुनकर कुसुम जी चुप हो गई। विवेक और प्रीति के मन में एक ही बात चल रही थी। प्रीति अपने मन में बोली, दादी माँ कोई फ़ायदा नहीं, आप कुछ भी कर लो, आपके पोते ने तो आपके लिए पोता बहू पहले ही देख ली है। प्रीति के पेट में तितलियाँ उड़ रही थी बताने के लिए, लेकिन बेचारी अपने पति की वजह से चुप थी। RRA कॉरपोरेशन एंड कपूर कोऑपरेशन, इन दोनों कंपनी का प्रोजेक्ट 15 दिन पहले ही कंप्लीट हो चुका था। अब ना काजल और नहीं गागी ऑफिस आती थी।
बेचारा कबीर, वह तो सबसे ज़्यादा परेशान था। कहाँ उसने सोचा था कि न्यूयॉर्क से आते ही वह दिल्ली अपनी बेबी से मिलेगा, लेकिन जब वह ऑफिस आया तो उसे पता चला कि अब तो गागी यहाँ ऑफिस ही नहीं आ रही। जब उसे याद आया कि प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो चुका है और अस यहाँ गागी क्यों आएगी। जिस दिन कबीर इंडिया आया था उससे एक दिन पहले ही गागी ने कपूर का ऑपरेशन छोड़ा था। एक तो वो न्यूयॉर्क में इतना बिजी था काम की वजह से, वह ज़्यादा गागी से बात नहीं कर पाता था। अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो फिर से सिंगल हो गया है। विशाल का केबिन। विशाल ने इन दिनों अपने आप को काम में बहुत बिजी कर लिया था। अब विशाल पहले जितना मस्तीखोर नहीं रहा था, वो सारा दिन अपने काम में ही बिजी रहता था। उसने इन 2 महीनों में काजल को मनाने की पूरी कोशिश की थी जो वो कर सकता था, लेकिन फिर भी काजल ने उसे माफ़ नहीं किया। वह दोनों बात तो करते थे लेकिन सिर्फ काम से रिलेटेड। गागी और काजल ने रोशनी का इंडिया वाला बिजनेस संभाल लिया था। वह दोनों उसी ऑफिस में जाया करती थी। रोशनी का इंडिया वाला असिस्टेंट बहुत ज़्यादा मेहनती और एक अच्छा इंसान था। रोशनी को उसे ज़्यादा समझता नहीं पड़ता था, वह सब संभाल लेता था। 1.5 साल पहले ही उसने ऑफिस ज्वाइन किया था। शाम का वक्त कबीर विशाल के केबिन में आया। यार विशाल, चलो ना आज क्लास चलते हैं। पता नहीं लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा। कबीर की बात सुनकर विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो यार, मुझे भी अपने गम को थोड़ा सा भुलाना है। कबीर और विशाल दोनों ही उस क्लब के लिए निकल गए जिसमें वो हमेशा जाया करते थे। विशाल प्राइवेट रूम में पहुंचकर वेटर से बोला, जाओ जल्दी से ड्रिंक लेकर आओ। थोड़ी देर बाद विशाल और कबीर दोनों ही एक एक गिलास लेकर अपनी अपनी दुख भरी कहानी एक दूसरे को सुना रहे थे। यार विशाल, तूने काजल के साथ अच्छा नहीं किया, ये कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकती। विशाल उदास होकर बोला, जानता हूँ, मैं उसे हर तरह से माफ़ी मांग ली, हर कोशिश कर ली, लेकिन वह मुझे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। अब तो वह मुझसे एक लफ्ज़ भी नहीं बोलती। हाँ तो क्यों बोलेगी वह तुझसे? तूने कांड ही ऐसा किया है। तू इतना दुखी क्यों है? क्या भाभी ने तुझसे ब्रेकअप कर लिया? यार मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। मैं जब भी फ़ोन करता हूँ गागी मुझसे ज़्यादा बात नहीं करती, बस मैं जो बोलता हूँ उसका जवाब देकर फ़ोन काट देती है। हाँ तो जाकर मनन उन्हें नाराज़ हो गई होगी। वह दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी विशाल और कबीर के फ़ोन पर एक साथ नोटिफिकेशंस की आवाज़ आए। उन दोनों ने अपना फ़ोन चेक किया। कबीर और विशाल को विक्रम ने अपनी फ़ोटो भेजी थी तीनों बच्चों के साथ। यार कबीर के विक्रम बच्चों के साथ क्या कर रहा है? इसे तो बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, अब ये किसके बच्चों की फ़ोटो भेज रहा है हमें? यार विशाल, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, उसने मुझे भी वही फ़ोटो भेजा है, देख। कहीं इसको बच्चों के साथ खेलने का शौक तो नहीं चढ़ गया? विशाल और कबीर ने विक्रम को मैसेज किया। यार विक्रम, क्या तुझे बच्चे इतने अच्छे लग गए हैं कि अब तू अपनी फ़ोटो हमें भेजेगा बच्चों के साथ? तुझे क्या लगता है हम फ़ोटो नहीं खींचवा सकते बच्चों के साथ? दूसरी तरफ विक्रम उन मैसेज को पढ़कर अपने आप से बोला, मैंने किन बेवकूफ़ों को फ़ोटो भेज दिया। मुझे विशाल का तो पता था कि वो बेवकूफ़ है, लेकिन कबीर ये तो उससे भी ज़्यादा बेवकूफ़ निकला। अब विक्रम ने उन दोनों के मैसेज को इग्नोर किया और फिर से अपने काम में लग गया। इधर विशाल और कबीर विक्रम के रिप्लाई का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन दोनों को ही कोई रिप्लाई नहीं मिला। चैप्टर 96 रीबॉर्न टू लिव लाइफ 96। यार यह हमें रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा? मुझे लगता है बच्चों के साथ खेल रहा होगा। विशाल और कबीर के ऊपर दारू चढ़ गई थी। हाँ मुझे भी यही लगता है, कबीर ने कहा। तुझे पता है मैं क्यों पी रहा हूँ? क्यों पी रहे हो? क्योंकि मुझे हिम्मत चाहिए, मैं आज काजल से बात करके रहूँगा, वह मुझे क्यों माफ़ नहीं कर रही। विशाल दुखी होकर कबीर के गले लग गया और बोला, यार कबीर, मुझे काजल से प्यार हो गया है, लेकिन काजल तो मुझसे बात ही नहीं करती। मैंने उसे हर तरह से मनाया, सब कुछ किया मैंने उसके लिए, लेकिन उसने फिर भी मुझे माफ़ नहीं किया। तो फिर देर किस बात की, चलो चलते हैं। तुम अपनी काजल को मानना, मैं अपनी बेबी को मनाऊंगा। विशाल कबीर से दूर हुआ और बोला, तुम सही कह रहे हो यार, चलो चलते हैं। आज तो मैं काजल को मना कर ही रहूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। कबीर मुस्कुरा कर बोला, चलो आज चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, आज हम अपनी जानों को मना कर ही रहेंगे। 1 घंटे बाद कबीर और विशाल रोशनी के विला के सामने खड़े थे। आज मौसम काफ़ी खराब था। इस वक्त रात के 9 बजे बज रहे थे। उन दोनों ने अंदर जाने की कोशिश की तो गार्डों ने उन्हें मना कर दिया। तुम हमें मना क्यों कर रहे हो? तुम जानते हो हम कौन हैं?
माफ़ कीजिएगा सर, लेकिन मैं बिना परमिशन के आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। कबीर, देखा तुमने ये गार्ड हमसे कैसे बात कर रहा है? हाँ मैं सुन रहा हूँ। कबीर और विशाल नशे की हालत में लड़खड़ा रहे थे। विशाल नशे में ही आगे बढ़ा और वह उस गार्ड से बोला, क्या तुम्हें पता है यहाँ पर कौन रहता है? पहले तो यहाँ पर मेरी 2 भाभी रहती हैं, तीसरी यहाँ पर मेरी होने वाली बीवी रहती है। अब गेट खोलो। दोनों गार्ड एक दूसरे को देखने लगे। उनमें से एक आंखों से इशारा करते हुए बोला, लगता है दोनों बेवड़े हैं, पी के पागल हो रहे हैं। उनमें से एक आगे बढ़ा और बोला, सुनो भाई साहब, कल आप अपनी होने वाली पत्नी से मिलने आ जाना, ठीक है? अभी आप लोग अपने घर जाए और आराम से सोइए। तो इसका मतलब यह है कि तुम लोग हम दोनों को घर के अंदर नहीं जाने दोगे? उन दोनों गार्डों ने अपनी गर्दन नामे दिला दी। विशाल वापस कबीर के पास आया और उसके कान में बोला, ये लोग हमें इस तरह से घर के अंदर नहीं जाने देंगे, तो हम लोग कुछ और आइडिया लगते हैं। मेरे पास एक आइडिया है। बोल, क्या आइडिया है? तुम अपनी वाली को आवाज़ लगाओ और मैं अपनी वाली को आवाज़ लगता हूँ। कबीर ने विशाल को थम्स अप किया। दूसरी तरफ कपूर विला में पद्मिनी का रूम। आंटी, मुझे और कितने दिन तक ये अच्छा होने का नाटक करना पड़ेगा? और यह ट्रेडिशनल कपड़े पहन पहन कर मैं परेशान हो गई हूँ। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मैंने एक भी दिन वेस्टर्न कपड़े नहीं पहने। देखो सारा, अगर तुम्हें कपूर खानदान की बहू बनना है तो ये सब तुम्हें करना ही पड़ेगा, और अगर तुमसे ये नाटक नहीं हो रहा तो तुम यहाँ से जा सकती हो। मेरे पास भी लड़कियों की कोई कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक लड़कियां ले आऊंगी मैं। मुझे तो बस इस कपूर परिवार को अपनी मुट्ठी में करना है, और सबसे ज्यादा उस कुसुम भाभी को परेशान करना है मुझे। उसने कभी भी मुझसे ढंग से बात नहीं की। कुसुम जी और सुभाष जी का रूम। कुसुम जी गुस्से में सुभाष जी से बोली, देखिए मैं आपसे कह देती हूँ, आपकी यह जो मुंह बोली बहन है ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मम्मी जी से मिलने आई थी और तेरा डालकर बैठ गई है, और अपने साथ मेकअप की दुकान को भी लेकर आए। उसे क्या लगता है वह मेरे बेटे से शादी करवाएगी उसकी? ये तो उसके सपने में ही हो सकता है, हकीकत में नहीं, क्योंकि मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। आप सुन रहे हैं मेरी बात? हाँ मेरी जान, मैं सुन रहा हूँ। और वैसे भी तुम्हारा बेटा उससे शादी करेगा भी नहीं, तो तुम क्यों इतनी टेंशन में हो? आपने रोशनी के पिता से बात की कि नहीं की? मैंने रमन से बोल दिया है, वो बात कर लेगा। कुसुम जी गुस्से में सुभाष जी की तरफ देखकर बोली, विक्रम तुम्हारा बेटा है, रमन भाई का नहीं। जो वो बात करेंगे आपको बात करनी चाहिए। आखिर में आप विक्रम के पिता है। अगर आप बात करेंगे तो हमारी बात में वजन होगा, और अगर आप बात नहीं कर सकते तो मैं बात करूंगी रोशनी के माता पिता से। कुसुम, तुम भूल रही हो कि रोशनी के 2 बच्चे ऑलरेडी हैं, क्या विक्रम उन्हें अपनाएगा? सबसे पहले तुम्हें विक्रम से बात करनी चाहिए, उसके बाद किसी और से। इस वक्त सुभाष जी की आवाज़ थोड़ी सी सख्त लग रही थी। वह अपनी पत्नी की हर बात मानते थे, कभी भी उन्हें दुखी नहीं करते थे, लेकिन वह जब से देखते आ रहे हैं कोई भी उसके बेटे से उसकी राय नहीं पूछना चाहता, सब उसकी शादी करवाना चाहते हैं। किसी ने भी आज तक ये नहीं पूछा कि विक्रम क्या चाहता है। ना कभी तुमने सोचा और ना ही कभी माँ ने सोचा। आज सुभाष जी की बात सुनकर कुसुम जी की बोलती बंद हो गई। कुसुम जी सुभाष जी की आंखों में देखकर बोली, आप सही कह रहे हैं, शायद हमने कभी उससे जानना ही नहीं चाहा कि वह क्या चाहता है, बस अपने फैसले उसके ऊपर थोपना चाहते हैं। कुसुम जी सुभाष जी के गले लग कर बोली, थैंक यू सो मच, ये बात मुझे रिलायंस करवाने के लिए। विक्रम को आने दीजिए, मैं उससे बात करूंगी, उसका जो भी फैसला होगा मैं उसे खुशी खुशी मानूंगी। चंद्रिका जी और रोशन लाल जी के कमरे में। सुनिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या फैसला लूं। सारा बिटिया अच्छी लड़की है, कितने अच्छे से सब लोगों का ख्याल रखती है, खाना भी अच्छा बना लेती है, संस्कारी भी बहुत है, सुबह उठते उठते मेरे पैर छूने आ जाती है। चंद्रिका जी, मैं आपसे एक बात कहूँ, जरूरी नहीं जो हमेशा हमें दिखता है वही सही होता है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझी नहीं। मैं आपको सच बताऊं ना, जो मासूमियत, जो निश्चलता मैंने रोशनी की आंखों में देखी थी वो मुझे कभी सारा की आंखों में नहीं देखी। जो अपनापन मुझे रोशनी से महसूस हुआ था वो कभी सारा से नहीं होता। भले ही मैं उस बच्ची से सिर्फ 10 मिनट के लिए ही मिला था, लेकिन मैं आज भी उसे नहीं भूला। एक खिंचाव था उस बच्ची के अंदर। दादाजी की बातें सुनकर दादी माँ की आंखों में आंसू आ गई। शायद रोशनी हमारे विक्रम के नसीब में ही नहीं थी। एक वही बच्ची थी जो हम सबको एक साथ पसंद आ गई थी।
लेकिन वो शायद किसी और की किस्मत में लिखी हुई है। रोशन जी ने चंद्रिका जी के दोनों हाथ पकड़े और बोले, मुझे नहीं लगता कि आपको ये सब कुछ करना चाहिए। अगर विक्रम की जिंदगी में कोई होगी तो वो आ जाएगी। विक्रम समझदार है, अगर उसे महसूस होगा कि उसे एक साथी की जरूरत है तो वह जरूर अपने लिए एक पार्टनर देखेगा। चंद्रिका जी आप इतनी परेशान मत हुआ कीजिए। व्योम के कमरे में व्योम अपने कमरे में बैठा उदास से सॉन्ग सुन रहा था। तुझे याद ना मेरी आई किसी से अब क्या कहना, दिल रोया के आंख भर आए। तभी व्योम का दरवाजा एक आवाज से खुला। दौड़ते हुए रीना आई। यहाँ पर क्यों देवदास बना लेता हुआ है, चल मुझे शॉपिंग करवा कर ला। रीना तू यहाँ से चली जा, मुझे किसी से बात नहीं करनी। तेरी भाभी को ढूंढ ढूंढ कर मैं थक गया लेकिन वो मुझे नहीं मिली। धरती आसमान निगल गया, कहाँ चली गई। तो क्या तेरे इस तरह से इस कमरे में बैठने से वो आ जाएगी, या फिर जो तू सैड सॉन्ग सुन रहा है उसकी वजह से वह तेरे पास दौड़ते हुए आ जाएगी। व्योम का मुंह उतरा हुआ था, उसने कुछ भी नहीं कहा। यार रीना तू बहुत स्ट्रांग है, अपने ही प्यार से डेली इग्नोर होना तू कैसे बर्दाश्त कर लेती होगी। आदत हो गई है भाई, अब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं जानती हूँ कि वो मुझसे दूर क्यों रहता है, और मुझे पता है कि उसे मालूम है कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करती हूँ। फिर भी वो मेरी तरफ नहीं देखता, लेकिन फिर भी मैं उसका इंतजार करती हूँ। मैं तेरी तरह कमरे में बैठकर देवदास नहीं बनी रहती। अब बस कर यार, कितना लेक्चर देगी मुझे। कल तुझे शॉपिंग पर लेकर जाऊंगा। रीना खुश होकर बोली, सच में? हाँ सच में, अब जा और मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए लेकर आ। कौन सा खाना लेकर आऊं, सारा ने जो बनाया था वो या फिर जो माँ ने बनाया था वो? मेरे लिए चुपचाप से माँ का बनाया हुआ खाना लेकर आ, और दोबारा से मेरे सामने उस छिपकली का नाम मत लेना। डबल फेस लगती है मुझे वह लड़की। तू भी मेरी तरह ही सोचता है? मुझे भी यही लगता है जब जब मैं उसकी तरफ देखती हूँ, लेकिन हम सब दादी माँ की वजह से चुप रहते हैं। सच बताऊं तो दादी माँ के अलावा कोई भी उस लड़की और बुआ को ज़्यादा पसंद नहीं करता। मुझे तो ये बुआ जी विलन लगती है। क्या बोल रही है तू रीना? ये सब छोड़ और जा जल्दी से खाना लेकर आ। जा रही हूँ तुम्हारा खाना लेने। दूसरी तरफ रोशनी का विला कबीर और विशाल ने प्लान बनाकर उसे एग्जीक्यूट करने की तैयारी की। दोनों ने गहरी सांस ली और जोर से चिल्लाकर बोले, काजल काजल बेबी बेबी, काजल काजल बेबी बेबी। वह दोनों इतनी जोर से चिल्ला रहे थे कि बेचारे दोनों गार्ड भी डर गए। उनमें से एक गार्ड बोला, कहीं दोनों पर भूत सवार तो नहीं हो गया। ये हमारी मैडम को इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? बेवड़े है, पीने की वजह से चला रहे हैं। विला के अंदर काजल गागी दोनों ही अपने अपने रूम में थी। तभी उन दोनों के कानों में कबीर और विशाल की आवाज पड़ती है। काजल और उसकी दादी घर पर नहीं थी। काजल की दादी ने मन्नत मांगी थी, अगर उसकी पोती पास हो गई तो वह माता रानी के दर्शन करने जाएगी, और अंजलि ने उस कॉलेज में टॉप किया था। इसीलिए दादी माँ माता रानी के मंदिर गई थी काजल को लेकर। उन्हें आने में 10 दिन लग जाएंगे। सविता आंटी अपने घर गई थी। इस वक्त काजल और गागी के अलावा विला में और कोई नहीं था। आवाज सुनकर दोनों अपने रूम से बाहर निकली। क्या तुम्हें लगता है कि आवाज कुछ सुनी सुनी सी लग रही है? अरे सुनी सुनी क्या है काजल, यह विशाल और कबीर है। काजल कंफ्यूज होकर बोली, लेकिन वो दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? बाहर विशाल और कबीर लगातार चिल्लाई जा रहे थे। वह दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। गुस्से में दंदनाते हुए काजल बाहर आई। काजल को देखकर वह दोनों गार्ड उसके पास आए और बोले, मैडम देखिए ना, ये दोनों बेवड़े यहाँ पर परेशान कर रहे हैं। काजल के पीछे पीछे गागी भी आ गई। जब कबीर और विशाल की नज़र काजल और गागी पर गई तो दोनों ने चिल्लाना बंद कर दिया, काजल तुम आ गई बेबी, तुम आ गई। कबीर दौड़कर गया और गागी के गले लग गया। जब उन दोनों ने देखा कि एक बेवड़ा उनकी मैडम के गले लग गया है तो वो दोनों गागी की तरफ दौड़कर आने लगे। गागी ने उन दोनों गार्डों को हाथ दिखाकर रोका और बोली, तुम दोनों अपने काम पर जो, इन्हें हम संभाल लेंगे। अपनी मैडम की बात सुनकर वह दोनों गार्ड वहां से चले गए। जब विशाल ने देखा कि कबीर तो दौड़कर अपनी वाली के गले लग गया लेकिन वह तो ऐसे खड़ा है, तब उसके दिमाग की बत्ती जली कि उसे भी दौड़कर जाना है और काजल को गले लगाना है। विशाल भी काजल की तरफ दौड़ा। विशाल काजल को गले लगाता उससे पहले ही काजल पीछे हट गई। विशाल नशे की वजह से खुद को संभाल नहीं पाया और नीचे गिर गया। काजल ने उसे गुस्से वाला लुक दिया और वहां से मुड़कर घर के अंदर जाने लगी।
उसको जाते हुए देखकर विशाल बोला, तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रही हो? काजल गुस्से में बोली, जहन्नुम में जा रही हूँ, चलोगे मेरे साथ? पहले मुझे उठाओ तो तभी तो चलूंगा, ऐसे तो मैं जा नहीं पाऊंगा। विशाल नशे में लड़खड़ाती हुई जबान में बोला। काजल ने उसकी और बात नहीं सुनी और वो अंदर चली गई। गागी ने कबीर को खुद से दूर किया और वह कबीर की तरफ देखकर गुस्से में बोली, कबीर आपने शराब क्यों पी है इतनी? आप तो कभी इतनी शराब नहीं पीते थे। तो फिर आज क्यों? क्योंकि तुम मुझसे बात नहीं कर रही थी बेबी। कबीर मैं आपसे बात इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं इस टाइम पर बहुत बिजी थी। तुम बिजी थी लेकिन मुझे लगा तुम मुझसे नाराज हो। गागी मुस्कुरा कर बोली, कबीर मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। अगर तुम मुझसे नाराज नहीं हो तो फिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? तुम्हें पता है मुझे इन कुछ दिनों में कितना अकेलापन महसूस हुआ, तुम नहीं समझोगी। कबीर की आंखों में हल्के आंसू आ गए। गागी ने जब कबीर की नम आंखों देखी तो उसने कसकर कबीर को गले लगा लिया। कबीर मैं आपसे नाराज तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। फिर उससे दूर होकर उसे घर के अंदर ले जाने लगी। बेबी मेरा दोस्त पीछे रह गया। कबीर आप विशाल भाई की चिंता मत करो, वो आ जाएंगे। पक्का वह आ जाएगा ना? कबीर की बच्चों जैसी हरकतें देखकर गागी को हंसी आ गई। हाँ हाँ बाबा पक्का आ जाएंगे। गागी कबीर को अपने रूम में लेकर चली गई। कबीर इतने नशे में था कि उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। वह कुछ ना कुछ बड़बड़ाते जा रहा था। गागी के रूम में आते ही कबीर बिस्तर पर लेटे ही सो गया। गागी ने कबीर के जूते उतारे, उसका कोट उतारा और उसके ऊपर एक चद्दर उड़ा दी। कबीर की दूसरी साइड आकर वह भी कबीर के गले लगा कर सो गई। जो सुकून उसे कबीर की बाहों में मिलता था वो कहीं और नहीं था। गागी और कबीर तो अपने सपनों की दुनिया में खो गए। विशाल अकेला इस वक्त जमीन पर पड़ा हुआ था। तभी बादलों की गड़गड़ाहट हुई और अचानक से बारिश आना शुरू हो गई। काजल घर के अंदर तो आ गई थी लेकिन अभी भी वह दरवाजे के पीछे छुपकर खड़ी थी। जब उसने देखा कि विशाल अभी भी वहीं पर पड़ा हुआ है तो उसे विशाल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या ये बेवकूफ़ उठकर जा नहीं सकता? काजल ने तो उसे कब का माफ़ कर दिया था। इन 2 महीनों में उसने बहुत मेहनत की थी। उसने हर काम किया जो काजल ने कहा था। धीरे धीरे विशाल ने काजल का विश्वास जीत लिया था। काजल चाहती थी कि वह और उसके पीछे आए, लेकिन विशाल को इस तरह से देखकर काजल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया लेकिन विशाल वहां से उठकर नहीं गया। आज विशाल ने ठान लिया था कि वो माफ़ी लिए बगैर यहाँ से जाएगा नहीं, चाहे वह मर जाए। विशाल जमीन पर लेटे लेटे ही खुद से बोला, काजल आज तुम्हें मुझे माफ़ करना ही पड़ेगा, मैं अब और तुमसे दूर नहीं रह सकता। चैप्टर 97 रीबॉर्न टू लिव लाइफ 97। काजल घर के अंदर इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। उसे विशाल की और चिंता होने लगी थी। विशाल बाहर बारिश में जमीन पर पड़े हुए काजल का ही इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे 2 घंटे बीत गए। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। कांच की खिड़की से दोनों गार्ड विशाल को देख रहे थे। दोनों को विशाल के ऊपर दया आ गई। सुन हरीश, बेचारा 3 घंटे से बारिश में पड़ा है, ऐसे तो वह बीमार हो जाएगा। यार उठा लो उसको। मणिलाल देखो, हमारी मैडम ने अभी तक कोई ऑर्डर नहीं दिया है, इसलिए चुपचाप से खड़े रहो और ज़्यादा दयावान बनने की ज़रूरत नहीं है अगर तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है तो। और वैसे भी मैडम उन दोनों को जानती है, अगर उन्हें फिक्र होगी तो वह ले जाएंगी अंदर। हरीश तुम सही कह रहे हो। विला के अंदर काजल नाराज़गी छोड़ दे, उसे 3 घंटे हो गए बारिश में पड़े हुए। अगर कुछ और टाइम बारिश में पड़ा रहा तो बीमार पड़ जाएगा कनखजूरा कहीं का। इसे एक मौका चाहिए बस मुझे परेशान करने का। यह मुझसे माफ़ी मांगने नहीं बल्कि मुझे परेशान करने आया है। बेवकूफ़ कहीं का, पागल कहीं का। अपने आप से बातें करते हुए काजल को 10 मिनट निकल गए। अब काजल से और ज़्यादा इंतजार नहीं हुआ। वह दंदनाते हुए गेट से बाहर आए और उसने विशाल को उठाया। तुम्हें यहीं पड़े रहने का विचार है क्या, या फिर तुम्हें मुझे परेशान करने में ज़्यादा मज़ा आता है? काजल आते ही विशाल को डांटे जा रही थी। उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि विशाल की आंखें इस वक्त बंद है। थोड़ी देर बाद जब काजल को रिलायंस हुआ कि विशाल उससे कुछ भी नहीं बोल रहा तो उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसे दोबारा से हिलाया, लेकिन विशाल अब भी कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था। बारिश की वजह से काजल भी पूरी तरह से भीग चुकी थी। विशाल विशाल उठो, तुम इस तरह से क्यों लेटे हुए हो? काजल ने उसको ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि वह बेहोश हो चुका है।
उसने आवाज लगाकर उन दोनों गार्डों को बुलाया और उनसे विशाल को अंदर गेस्ट रूम में ले जाने के लिए बोला। वह दोनों गार्ड्स विशाल को गेस्ट रूम में लेकर चले गए। काजल भी पीछे पीछे उन दोनों के चली गई। गेस्ट रूम में पहुंचकर काजल ने उन दोनों गार्ड से कहा कि वह विशाल के कपड़े बदल दे। उन दोनों गार्डों ने काजल की बात मानकर 10 मिनट के अंदर ही विशाल के कपड़े चेंज कर दिए। मैडम, हमने सर के कपड़े चेंज कर दिए हैं, क्या अब हम जाएं? हाँ, जाओ। उन दोनों गार्डों के जाने के बाद काजल विशाल के रूम में आए। उसने विशाल का टेम्परेचर चेक किया। 3-4 घंटे बारिश में भीगने की वजह से विशाल को बुखार आ गया। काजल फ्रिज से ठंडा पानी निकाल कर लाए और उसने विशाल के माथे पर पट्टियां रखीं। सारी रात काजल विशाल की देखभाल करती रही। उसने बुखार की गोलियां पीसकर एक चम्मच से उसे घोलकर पिला दी थी। सुबह तक विशाल का बुखार उतर गया। काजल पट्टियां रखते रखते ही सुबह के 6 बजे उसके साइड में ही किनारे पर बैठे बैठे सो गई थी। गागी और कबीर का रूम। गागी सुबह 6 बजे उठ गई थी। उसने रोशनी के मुताबिक थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की और कुछ फाइटिंग टेक्निक्स आजमाई। सुबह के 7:30 बजे वापस अपने रूम में आए। उसने बेड पर देखा कि कबीर अभी तक सो रहा है। वह किचन में गई। उसने कबीर के लिए नींबू पानी बनाया, अपने लिए कॉफ़ी बनाई। कॉफ़ी और नींबू पानी लेकर वह रूम में आ गई। तब तक कबीर उठ चुका था। अपना सर पकड़े कबीर बेड पर बैठा था। आह, मेरा सर दर्द। जब आप इतनी पियोगे तो सर में तो दर्द होगा ही ना। कबीर ने सर उठाकर सामने देखा जहां गुस्से में गागी खड़ी थी। बेबी, तुम इतनी सुबह सुबह मेरे रूम में क्या कर रही हो? थोड़ी देर बाद खुद से ही बोला, लगता है मुझे सुबह जगते जगते ही सपने आ रहे हैं। पहले तो सोते टाइम सपने आते थे और अब सुबह उठने के बाद सपने आ रहे हैं। मिस्टर कबीर, ज़रा होश में आए और आसपास देखिए कि आप इस वक्त कहाँ पर हैं। गागी की बात सुनकर कबीर इधर उधर देखने लगा। तब उसे एहसास हुआ कि यह तो उसका रूम नहीं है। बेबी, क्या तुम सच में हो? तुम सपना नहीं हो? हाँ कबीर, यह सपना नहीं है और यह आपका घर नहीं, यह मेरा रूम है। पहले आप ये नींबू पानी पी लीजिए जिससे आपका दिमाग थोड़ा ठिकाने आ जाए। कबीर ने गागी के हाथ से नींबू पानी लेकर पी लिया। नींबू पानी पीने के बाद कबीर को थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ। क्या अब आपको कुछ याद आया कि कल रात आप क्या नौटंकी कर रहे थे गेट के बाहर? गागी की बात सुनकर कबीर को कल रात की अपनी हरकतें याद आने लगी और उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। कबीर अपनी मासूम आंखों से गागी की तरफ देखकर बोला, सॉरी बेबी, कल मैंने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी, उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। तुम मुझसे बात नहीं कर रही थी और कल रात विशाल मुझे क्लब लेकर चला गया और उसके बाद हमने वहाँ शराब पी ली। हमें पता ही नहीं चला कि हमने इतनी शराब पी ली। कबीर में बिजी थी और मुझे लगा कि आप भी बिजी होंगे अपने काम की वजह से, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। बेबी, तुम पक्का मुझसे नाराज नहीं होना? गागी कबीर का हाथ पकड़कर बोली, कबीर, मैं सच में आपसे नाराज नहीं हूँ और अभी आप ये सारी बातें छोड़िए, जाए फ्रेश होकर आइए, तब तक मैं आपके लिए कुछ नाश्ता बनाती हूँ। ओके बेबी गर्ल। कबीर उठा और उसने गागी के माथे पर प्यार से किस कर लिया। उसके बाद वॉशरूम में चला गया। गागी वहां से उठकर किचन में चली गई सबके लिए नाश्ता बनाने के लिए। सुबह के 9 बजे विशाल की धीरे धीरे आंखें खुली। उसकी आंखें खुलते ही सबसे पहले उसे काजल का चेहरा दिखाई दिया। काजल इस वक्त मासूमियत से सो रही थी। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। विशाल अनायास ही उठा और उसने काजल की गाल पर हाथ रख लिए और धीरे से प्यार से उसके गाल को चूम लिया। उसे लग रहा था जैसे वो अभी सपना देख रहा है। उसने आगे बढ़ते हुए काजल के होठों को चूम लिया। विशाल सपना समझकर काजल को किस कर रहा था, लेकिन उसे रिलायंस नहीं हुआ कि वह सच में काजल को किस कर रहा है। विशाल का किस वक्त के साथ गहरा होता गया। किस की वजह से काजल की आंख खुल गई। जब काजल को रिलाइज हुआ कि विशाल उसे किस कर रहा है तो उसने तुरंत विशाल को धक्का दिया। काजल के धक्का लगने से विशाल अपने होश में आया। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे किस करने की? विशाल को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि यह सब कुछ हो क्या रहा है। वह तो सपने में काजल को किस कर रहा था, क्या सच में उसने काजल को किस कर लिया? जब विशाल ने कुछ नहीं बोला तो काजल को गुस्सा आ गया और उसने आगे बढ़कर विशाल के गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ खाने से विशाल का चेहरा एक साइड हो गया और उसने अपना एक हाथ अपने गाल पर रख लिया। विशाल काजल की तरफ देखकर हकलाते हुए बोला, वो तो मैं तुम्हें सपने में किस कर रहा था। विशाल से अभी ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था।
अच्छा तो सपने में तुम मेरे साथ यह सारी गंदी हरकतें करते हो। काजल की बात सुनकर विशाल बच्चों की तरह नामे गर्दन हिलने लगा। नहीं नहीं काजू, ऐसी कोई बात नहीं है। खबरदार, जो तुमने मुझे काजू कहा तो। काजल की बात सुनकर डर की वजह से विशाल ने अपने होठों पर उंगली रख ली। अब काजल ने उसे कुछ भी नहीं बोला और वह वहां से उठकर अपने रूम में चली गई। विशाल की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई उसे रोकने की। काजल के जाने के बाद विशाल ने गहरी सांस ली। बच गया आज तो। विशाल विशाल, तुझे क्या जरूरत थी उसे किस करने की, फालतू में सुबह सुबह तुझे प्रसाद मिल गया। काजल और विशाल दोनों आधा घंटे बाद तैयार होकर बाहर आए। बाहर आकर उन दोनों की नज़र एक दूसरे के ऊपर गई। काजल ने मुंह टेढ़ा कर लिया और डाइनिंग टेबल की तरफ जल दी। विशाल भी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। हेलो कबीर भाई, क्या आपको अच्छी नींद आई रात को? वैसे मुझे नहीं पता था कि आप भी बेवड़ों की तरह हरकतें करते हैं। काजल की बात का कबीर के पास कोई जवाब नहीं था। हेलो विशाल भाई, कैसे हैं? हाय भाभी, मैं ठीक हूँ। गागी विशाल की हालत समझ रही थी, उसने उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा। गागी और कबीर की तो दूरियां खत्म हो गई थी। विशाल और काजल अभी इन्हें पास आने में थोड़ा टाइम लगेगा। उन चारों ने नाश्ता किया और अपने अपने डेस्टिनेशन की तरफ निकल गए। लंदन में परी विला। डाइनिंग टेबल पर सब लोग बैठे हुए थे। कभी विक्रम बोलता है, मॉम डैड आज रात में इंडिया के लिए निकल जाऊंगा। विक्रम की बात सुनकर रोशनी के मम्मी पापा ने हाँ में गर्दन हिला दी। जब तीनों बच्चों ने सुना कि उसके डैडी जा रहे हैं तो उन तीनों के कान खड़े हो गए। तीनों एक साथ बोले, प्लीज डैडी आप मत जाए। रोशनी बच्चों को समझाते हुए बोली, बेटा आपके डैडी को वहाँ काम है और थोड़े दिनों बाद हम लोग भी चले जाएंगे। रोशनी की बात बीच में काटते हुए आरव बोला, ठीक है डैडी, आप रात को जा रहे हो ना? उससे पहले आपको हमारे साथ वाटर पार्क जाना होगा, वरना हम लोग आपको नहीं जाने देंगे। आरव की धमकी सुनकर रोशनी आरव को आंखें दिखाने लगी। आरव ने अपनी मम्मी की आंखों को इग्नोर किया और वह विक्रम की तरफ देखने लगा। विक्रम अपने बच्चों का दिल नहीं दुखाना चाहता था तो उसने आरव की बात सुनकर कहा, ठीक है बेटा, आज आप जहां कहोगे आपके डैडी वहीं चलेंगे। विक्रम की बात सुनकर आरव, विराज, रेहान तीनों जोर से चेयर से उछल पड़े। तीनों को इस तरह उछलते हुए देखकर रोशनी और विक्रम डर गए। रोशनी तीनों को डांटते हुए बोली, बच्चे इस तरह से मत उछलो, आपको चोट लग गई तो। और विराज, बच्चे आप तो कुछ दिनों पहले ही अस्पताल से आए हो ना, आप प्लीज ऐसा मत करो। सॉरी मम्मी, इट इज ओके, बट अब आप मत तो उछलना। नाश्ता करने के बाद तीनों बच्चे अपने रूम में चले गए। आज राज को बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी तो वह नहीं रुक सकता था, इसलिए वह ऑफिस के लिए निकल गया। प्रिया की आज इम्पोर्टेंट क्लाइंट आने वाली थी, इसलिए वह नाश्ते से पहले ही चली गई थी। मुकेश जी और प्रेमा जी बच्चों के साथ जाना नहीं चाहते थे, इसलिए वह भी अपने क्लब हाउस निकल गए। वो जानबूझकर निकल गए थे ताकि रोशनी और विक्रम बच्चे एक साथ टाइम स्पेंड कर सके। अब वहां पर सिर्फ विक्रम और रोशनी बचे थे। बेबी गर्ल, चलो रेडी हो जाओ। विक्रम अपना फ़ोन निकालकर अपने असिस्टेंट को कॉल करने लगा। विक्रम को कॉल करते हुए देखकर रोशनी उसके पास आए और बोली, विक्रम प्लीज़ आप पूरा का पूरा वाटर पार्क अपने लिए रिजर्व मत कर लेना। बच्चों को तभी मज़ा आएगा जब वहाँ काफ़ी सारे लोग होंगे, हम नॉर्मल फैमिलीज की तरह जाएंगे वहाँ। रोशनी की बात सुनकर विक्रम रुक गया। बेबी गर्ल, तुम्हें कैसे पता कि मैं ऐसा ही करने वाला था? रोशनी विक्रम की ठुड्डी पढ़कर बोली। उसकी आंखों में देखकर बोली, अगर मैं ये भी पता ना लगा सकी तो फिर मैं आपकी बेबी गर्ल किस बात से हुई? रोशनी की बात सुनकर विक्रम ने आगे बढ़कर रोशनी के होठों को चूम लिया। मैं जानता हूँ मेरी बेबी गर्ल बहुत स्मार्ट है। विक्रम की बात सुनकर रोशनी ने प्राउड से अपना सर ऊपर उठाया। रोशनी रूम की तरफ जाने को हुई कि विक्रम ने खींचकर उसे अपनी तरफ किया। विक्रम रोशनी की आंखों में देखकर बोला, बेबी गर्ल, क्या तुम भी मेरे साथ नहीं चल सकती? अब मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता और इस हालत में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता। रोशनी विक्रम की आंखों में अपने लिए बेचैनी साफ महसूस कर पा रही थी। हनी, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ जाऊं तो उसके लिए आपको 5 दिन का और इंतजार करना पड़ेगा। विक्रम रोशनी के गालों को पकड़कर बोला, मैं तुम्हारे लिए 10 दिन और इंतजार कर लूंगा। विक्रम की बात सुनकर रोशनी मुस्कुरा कर बोली, तो फिर ठीक है, हम सब लोग साथ में जाएंगे। तब तक मैं रेहान और आरव के स्कूल का सेटलमेंट कर लेती हूँ और मुझे लंदन की कंपनी भाई के हाथों में हैंडओवर करनी है।
बेबी गर्ल, तुम्हें जो भी करना है तुम कर लो, तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है हनी, मैं चाहती हूँ आप सब कुछ जानो। रोशनी की बात को सुनकर विक्रम को बहुत खुशी हुई कि रोशनी उसे इम्पोर्टेंस देती है अपनी लाइफ में। विक्रम को रोशनी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था। विक्रम ने झुककर रोशनी के दोनों गालों पर किस कर लिया। तभी वहां पर तीनों बच्चे रेडी होकर आ गए। तीनों बच्चों ने अपने डैडी को अपनी मम्मी को किस करते हुए देख लिया। वह तीनों दौड़कर विक्रम के पास आए। तीनों बच्चों को देखकर रोशनी और विक्रम हड़बड़ा गए। तीनों बच्चे एक साथ बोले, डैडी हमें भी किसी चाहिए। विक्रम ऑकवर्डली हंसते हुए बोला, हाँ हाँ जरूर मिलेगी तुमको भी किसी। विक्रम की टोन सुनकर रोशनी को बहुत तेज हंसी आ रही थी, लेकिन वह बच्चों के सामने हंसना नहीं चाहती थी। वह दौड़कर अपने रूम में गई और गेट बंद करके अपना पेट पकड़कर हंसने लगे। ओ माय गॉड हनी, अब कितने क्यूट लग रहे थे। इस वक्त मुझे बच्चों से भी ज़्यादा आपके ऊपर प्यार आ रहा है। रोशनी हंसते हुए रेडी होने के लिए चली गई। आज वह पांचों पहली बार एक साथ कहीं घूमने जा रहे थे। आरव ने अपने गले में एक कैमरा लटकता हुआ था। जब से लियो विराज बनकर आरव और रेहान के साथ रहने आया था, तब से दोनों बच्चे बहुत खुश थे। उन्हें लगी ही नहीं रहा था कि वो उनका दोस्त था कभी, बल्कि उन्हें तो ऐसा लग रहा था जैसे हमेशा से ही वो उनके साथ रहता था। तीनों बच्चों की खुशी का तो आज कोई ठिकाना नहीं था। रोशनी अपने दोनों बच्चों में अब बचपना देख पा रही थी, जो शायद वह पहले कभी देखती नहीं थी। जब से विक्रम उनकी लाइफ में आया है, तब से बच्चों का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया है। बच्चे जिद करने लगे थे, प्यार जताने लगे थे, और रोशनी को अपने ये दोनों बच्चे इस वक्त बहुत पसंद आ रहे थे। अब तो रोशनी को विराज के साथ भी आरव और रेहान जैसी ही फीलिंग आती थी। उसे महसूस होता था जैसे विराज भी उसका ही एक अंश है। चैप्टर 98 रीबॉर्न टू लिव लाइफ 98 परी विला। रात के 10 बजे विक्रम, रोशनी, रेहान, आरव, विराज वाटर पार्क से एंजॉय करके आ रहे थे। तीनों बच्चे वाटर पार्क के बारे में बात कर रहे थे। विराज, तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन सा वाला पसंद आया, स्लाइड वाला या ड्रॉप स्लाइड वाला? मुझे ड्रॉप स्लाइड वाला ज़्यादा पसंद आया। अब हाथ उठाकर बोला, मुझे स्लाइड वाला ज़्यादा पसंद आया। बच्चों के बीच में रोशनी बोली, मुझे बाल्टी वाला ज़्यादा पसंद आया। रोशनी ने वाटर पार्क में ज़्यादा एंजॉय नहीं किया, बस उसने बाल्टी ड्रॉप्स के नीचे एंजॉय किया। वह प्रेगनेंसी की वजह से स्लाइड्स या ड्रॉप स्लाइड्स नहीं कर सकती थी। लेकिन आज जिंदगी में पहली बार विक्रम गया था, वह भी अपने बच्चों के साथ, तो उसने सब कुछ एंजॉय किया और उसे बहुत मज़ा भी आया। रोशनी के साथ पानी में एंजॉय करना उसे पहली बार काफ़ी पसंद आया था। बेबी गर्ल, हम नेक्स्ट टाइम जब इंडिया जाएंगे तो हम वहाँ के वाटर पार्क में चलेंगे। बेबी गर्ल, क्या तुम्हें पता है कि आज से पहले मैं कभी भी वाटर पार्क नहीं गया था? हनी, मैं भी नहीं गई थी। रोशनी और विक्रम एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे। वह लोग हंसते हुए बातें करते घर के अंदर आ रहे थे। सुनिए जी, मुझे आज अपनी रोशनी को इतना खुश देखकर मेरा दिल गदगद हो गया है। सिर्फ तुम ही खुश नहीं हो, मेरा दिल भी बहुत खुश है रोशनी को इस तरह से बच्चों के साथ एंजॉय करते हुए देखकर। विराज और रेहान ने विक्रम का एक एक हाथ पकड़ा हुआ था। आरव ने अपनी मम्मी का एक हाथ पकड़ा हुआ था। उन लोगों का परिवार एक खूबसूरत पेंटिंग की तरह लग रहा था। इसलिए जल्दी से मुझे अपना मोबाइल दीजिए। मुकेश जी ने प्रेमा जी को अपना मोबाइल पकड़ा दिया। प्रेमा जी ने बिना वक्त गवाए उन पांचों की एक खूबसूरत फोटो खींच ली। रोशनी का जल्दी बर्थडे आने वाला है, इस फोटो को मैं बड़ा करके रोशनी को दूंगी। उस फोटो में हर किसी के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट थी। यह उन लोगों की अब तक की सबसे बेस्ट फोटो थी। जब वह लोग घर के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि प्रेमा जी और मुकेश जी ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। आरव दौड़कर अपने नानू की गोद में चढ़ गया और आज अपने पूरे दिन की कहानी उन्हें बताने लगा। मुकेश जी बड़े ध्यान से अपने आरव की बात सुन रहे थे। विराज भी तोड़कर अपनी नानी के पास गया। आज उसने कितना एंजॉय किया, क्या खाया, कहाँ कहाँ घूमे, वह सब कुछ बताया। प्रेमा जी बड़े ध्यान विराज की बात सुन रही थी और किसी किसी बात में अपनी गर्दन हिला रही थी। रेहान ने अपने डैडी का हाथ नहीं छोड़ा था। उसे तो अपने डैडी की गोद में बैठना था, लेकिन वह अपनी पर्सनैलिटी की वजह से कह नहीं पाता था। जब विक्रम की नज़र रेहान के ऊपर गई तो वो अपने बेटे के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ही वह समझ गया। उसने बिना बोले रेहान को अपनी गोद में उठा लिया और वहीं मुकेश जी के पास सोफे पर बैठ गया। रोशनी अपनी माँ के पास आकर बैठ गई। रोशनी ने अपनी माँ का एक हाथ पकड़ा और उनके कंधे पर अपना कर रख दिया। प्रेमा जी ने रोशनी के गाल पर एक हाथ रखा और बोली, क्या हुआ, मेरा बच्चा थक गया है?
हाँ माँ, आपकी गुड़िया आज बहुत थक गई है। रोशनी की बात सुनकर मुकेश जी उठकर आए और रोशनी की दूसरी साइड बैठ गए। उन्होंने रोशनी का सिर अपने गोद में रखा और उसके सिर को प्यार से दबाने लगे। अपने पापा के हाथों से अपने सर को दबाना रोशनी को बड़ा अच्छा लग रहा था। बेटा, क्या कुछ खाना है आप लोगों को? प्रेमा जी ने सब लोगों से पूछा। नहीं मम्मी पापा, हम लोग खाना खाकर आए थे, विक्रम ने उत्तर दिया। ड्राइंग रूम में आधा घंटे तक बैठकर बातें करने के बाद मुकेश जी बोले, चलो बच्चों अब सो जाओ, काफ़ी लेट हो गया है। रेहान, आरव, विराज तीनों एक साथ बोले, हमें डैडी के साथ सोना है। तीनों बच्चों की बात सुनकर रोशनी बोली, मुझे भी डैडी के साथ सोना है, मुझे अपने डैडी के साथ सोना है। रोशनी की अगली बात सुनकर प्रेमा जी और मुकेश जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। विक्रम थोड़ा सा उदास हो गया। उसे अपनी बीवी कल के पास सोना अच्छा लगता था, लेकिन वो खुश था कि उसकी बीवी गल ना सही, उसके बच्चे तो उसके पास होंगे। विक्रम तीनों बच्चों को लेकर रूम में चला गया। विक्रम तीनों बच्चों को रोशनी के रूम में लेकर आया था। रोशनी अपने मम्मी पापा के साथ उनके रूम में चली गई। आज रोशनी अपने मम्मी पापा के बीच में सो रही थी। मम्मी पापा कोई स्टोरी सुनाए ना। इतने सालों के बाद अपनी बेटी के मुंह से स्टोरी का सुनकर उन दोनों की आंखों में आंसू आ गए। एक्सीडेंट से पहले रोशनी हमेशा उन लोगों से कहानी सुना करती थी। उस कहानी सुने बगैर नींद नहीं आती थी, लेकिन एक्सीडेंट के बाद रोशनी ने कभी कहानी नहीं सुनी। आज इतने सालों के बाद उसके मुंह से कहानी शब्द सुनकर वो दोनों बहुत खुश हुए। हाँ बेटा, हम तुम्हें कहानी सुनाएंगे। प्रेमा जी रोशनी के सिर पर हाथ फिरते हुए उसे कहानी सुनाने लगी। कहानी सुनते सुनते रोशनी को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। रोशनी के रूम में विक्रम रेहान और विराज के बीच में था। आरव रेहान की साइड लेटा हुआ था। तीनों बच्चे कहानी सुनाने की जिद करने लगे। विचार, विक्रम उस तो कहानी सुनना ही नहीं आता था। बेबी गर्ल, तुम अपने मासूम हनी को छोड़कर चली गई। विक्रम ने अपना मोबाइल उठाया और उसमें एक कहानी खोजने लगा। डैडी, आप मोबाइल में क्या देख रहे हो? आप अपने मिशन के बारे में बताओ, आप वहाँ क्या क्या करते थे? क्या आपने काफ़ी सारे बैड पीपल्स को पनिश किया? विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि वो आरव को क्या जवाब दे। आरव उन दोनों से ज़्यादा शरारती था। वह बिना कुछ समझे सब कुछ पूछ लेता था। विक्रम को कहानी तो सुनना नहीं आती थी, लेकिन उसने अपने बिजनेस से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ बताएं जिसमें रेहान और आरव दोनों ही इंटरेस्टेड थे। विराज को बिजनेस से रिलेटेड बातें सुनकर उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। विराज विक्रम की बाहों में एक सुकून की नींद सो गया। 1 घंटे तक बड़े ध्यान से विक्रम की बातें सुनने के बाद आरव और रेहान भी सो गए। उन लोगों को अच्छी तरह से सुलाकर विक्रम भी सो गया। अब विक्रम को रिलायंस हो गया था कि अब वह अकेला नहीं है, बल्कि उसका एक परिवार है। रोशनी की कंपनी में आज रोशनी ने अपनी कंपनी लीगली राज के हाथ में हैंडओवर कर दी थी। सारे एम्प्लॉयज को कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ज़्यादातर राज ही वहाँ पर काम करता था। लेकिन उन सब में एक लड़की बहुत परेशान हो गई। अब उस लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। जिसके लिए वह इस कंपनी में आई थी वो तो यहाँ से जा रही है। कितनी मुश्किल से तो उसने इस कंपनी में जॉब हासिल की थी। ये लड़की कोई और नहीं, वही कैंटीन वाली लड़की थी जो घूर घूर कर रोशनी को देख रही थी। रोशनी ने राम वर्मा को यहीं पर रहने के लिए बोल दिया था, क्योंकि उसको यहाँ की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी। वैसे भी इंडिया का काम तो काजल संभाल लेती थी। वह लड़की परेशान होकर अपने घर चली गई। अपने घर जाकर वो लड़की एक सोफे पर परेशान होकर बैठ गई। तभी वहाँ पर उस लड़की की दोस्त आए। अरे ज्योति, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? उस लड़की को देखकर ज्योति उसके गले लगाकर जोर से रोने लगी। वो जा रही है, उसने अपनी कंपनी अपने भाई को हैंडओवर कर दी। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। ज्योति, पहले तू शांत हो जा। ज्योति की दोस्त ने उसे गिलास में पानी निकाल कर दिया। ज्योति ने उसके हाथ से पानी लेकर पी लिया। अब बता, क्या बोल रही थी तू? रोशनी ने अपनी कंपनी अपने भाई को हैंडओवर कर दी। अब वह कभी उस कंपनी में नहीं आएगी। अब मैं उस कंपनी में जाकर क्या करूंगी? ज्योति, देखो, मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गई हूँ, उसका पीछा छोड़ दो। जरूरी नहीं कि जैसी तुम हो रोशनी भी वैसी ही हो। मैं नहीं जानती कि वह कैसी है, मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं उससे प्यार करती हूँ। और वैसे भी उसकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है, ना कोई लड़का और ना ही कोई लड़की। मैं बस एक बार मिलकर उसे अपने दिल की बात बताना चाहती हूँ। मैं इस बात का रिग्रेट नहीं करना चाहती कि मैंने जिस लड़की से प्यार किया मैं उसे बता भी नहीं पाए। मैं जानती हूँ कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मुझे लड़के नहीं पसंद।
मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार रोशनी की तरफ अट्रैक्ट हुई थी, और रोशनी मेरी पहली नज़र का प्यार है। रोशनी के बारे में सोचते ही उस लड़की के गाल गुलाबी हो गए। मेरी रोशनी इंडिया जा रही है, मुझे भी इंडिया जाना है। मैं कल ही इस कंपनी से रिज़ाइन कर दूंगी। तो क्या तू मुझे अकेला छोड़कर इंडिया चली जाएगी? नहीं यार, तू ही मेरे साथ चल, और वैसे भी 2 साल से मम्मी पापा से भी नहीं मिली, अब हम उनके पास ही रहेंगे। ज्योति की बात सुनकर उस लड़की ने एक राहत की सांस ली। थैंक गॉड, कम से कम इंडिया तो जा रही है। दूसरी तरफ इंडिया में RRA कॉरपोरेशन। कबीर बेसब्री से गागी का एड्रेस पर इंतजार कर रहा था। गागी दौड़ते हुए नीचे आए और बोली, कबीर क्या हुआ, आपने इतना जल्दी मुझे नीचे क्यों बुलाया? कुछ नहीं बेबी, चलो मेरे साथ। लेकिन कबीर, कहाँ जाना है? अभी तुम मुझसे कुछ भी मत पूछो, बस मेरे साथ चलो। कबीर गागी को लेकर ब्यूटी सैलून में चला गया। वहाँ का स्टाइलिस्ट बड़े अदब के साथ आकर कबीर के सामने झुका और बोला, जी सर, कहिए आपको क्या करवाना है? विक्रम ने गागी की तरफ उंगली करते हुए कहा, मुझे अपनी फ्यूचर वाइफ का मेकओवर करवाना है। गागी कबीर की बात सुनकर हैरान रह गई। कबीर, ये आप क्या बोल रहे हो? कबीर ने गागी के दोनों गाल पड़े और बोला, बेबी, आज शाम को मैं आपको आपके होने वाले सास ससुर से मिलवाने ले जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेबी सबसे बेस्ट लगे। यू नो ना बेबी, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। गागी कबीर की बात समझ गई और वह उस स्टाइलिश के पीछे पीछे ब्यूटी सैलून के अंदर चली गई। दूसरी तरफ विशाल काजल के लिए लंच लेकर रोशनी के ऑफिस में गया। विशाल खुश होकर अपने हाथ में लंच लेकर काजल के केबिन के बाहर खड़ा था। विशाल ने नोकिया, काजल ने कम इन कहा। विशाल खुशी खुशी काजल के केबिन में चला गया। वहां केबिन के अंदर काजल ऑफिस के एक एम्प्लॉय को कुछ काम समझा रही थी। वह एम्प्लॉय काफी हैंडसम था। उस लड़के को वहां देखकर विशाल को फिर से बहुत तेज जलन होने लगी। विशाल ने गुस्से में वह टिफिन काजल की टेबल पर जोर से पटका, जिसकी आवाज सुनकर काजल और वह एम्प्लॉय दोनों ही डर गए। काजल ने नज़र उठाकर विशाल की तरफ देखा और बोली, यह क्या तरीका है? विशाल मासूम सी शक्ल बनाकर बोला, मैंने क्या किया है? काजल ने विशाल से कुछ नहीं बोला। मुड़कर उसने उसे एम्प्लॉय से बोली, क्या मैंने तुम्हें जो समझाया वह तुम समझ गए? ओके मैडम, मैं समझ गया, मैं इस काम को कर दूंगा। इतना बोलकर वह एम्प्लॉय वहां से चला गया। उस एम्प्लॉय को वहां से भेजकर काजल विशाल की तरफ मुड़ी और बोली, विशाल, ये क्या तरीका है? इतनी तेजी से कोई टिफिन रखता है क्या? अगर तुम थोड़ा सा और जोर लगाते ना तो ये टेबल अभी टुकड़ों में टूट जाती। विशाल मुंह फुला कर बोला, मैं तो तुम्हारे लिए लंच लेकर आया था, वह भी अपने हाथों से बनाकर, लेकिन तुम्हारे पास फुर्सत ही नहीं है। विशाल की बात को सुनकर याद आया कि काफ़ी टाइम हो गया और उसे भूख लगने लगी। अगर खाना ले आए हो तब लगा भी दो। विशाल ने काजल की बात मानकर विशाल ने 2 प्लेट्स में खाना निकाल। पहले तो काजल थोड़ा हिचकिचाई, क्योंकि उसे 2 महीने पहले का वह खाना याद आ गया, जिसे खाने के बाद 2 दिन तक उसका पेट खराब रहा था। उस दिन के बाद विशाल कभी भी खाना बनाकर नहीं लाया और अब 2 महीने बाद ये खाना बनाकर लाया था। काजल ने घबराते हुए अपने मुंह में एक निवाला डाला। जब काजल ने एक निवाला अपने मुंह में डाला तो वह हैरान रह गई। आज का खाना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। काजल शक भरी निगाहों से विशाल को देखकर बोली, क्या तुम सचमुच अपने हाथों से खाना बनाकर लाए हो? काजल की बात सुनकर विशाल को बहुत दुख हुआ, क्योंकि 2 महीने से मेहनत करके वह एक शेफ से खाना बनाना सीख रहा था और आज फाइनली जब उसे खुद पर भरोसा हो गया तब वह काजल के लिए खाना बनाकर लाया। लेकिन काजल को उसे पर शक हो रहा था। विशाल ने मुंह टेढ़ा करके कहा, मैं अपने इन्हीं 2 हाथों से बनाकर लाया हूँ। काजल को खाना इतना अच्छा लगा कि उसने 10 मिनट में ही सारा खाना खत्म कर दिया। जो भी हो, खाना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। अगर तुम मेरे लिए डेली खाना लेकर आए तो मैं तुम्हें माफ़ करने के बारे में सोच सकती हूँ। काजल की बात सुनकर विशाल की आंखें चमकने लगी। मैं तुम्हारे लिए डेली खाना बनाकर लाऊंगा। विशाल काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि अब काजल पहले की तरह उससे बातें करने लगी थी। दूसरी तरफ कपूर विला में दादी माँ गुस्से में ड्राइंग रूम में बैठी थी और वह चिल्लाते हुए बोली, उस दमयंती की हिम्मत कैसी हुई? वो जानबूझकर यहाँ इनविटेशन देने आई है अपने परपोते की बर्थडे पार्टी का। उसे अच्छी तरह से पता है कि हमारे यहाँ कोई बच्चा नहीं है। पद्मिनी बीच में टपकते हुए बोली,
चाची जी, इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि मेरी बात मान जाए और 1 साल के अंदर अंदर आपका परपोता आपकी गोद में होगा। पद्मिनी की बात सुनकर दादी माँ की आंखों में लालच आ गया। उनकी दोनों आंखों में नन्हे नन्हे बच्चे दिखाई दे रहे थे, जैसे वह अभी उनके सामने आ जाएंगे। तभी दादी माँ के सपनों को तोड़ते हुए कुसुम जी बोली, देखो पद्मिनी, अगर मेरे बेटे को शादी करनी होगी तो वह कर लेगा, तुम्हें जबरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी बातें वो अपने दांत पीसते हुए बोल रही थी। चंद्रिका जी कुसुम जी की तरफ देखकर बोली, देखो कुसुम बहू, 2 दिन बाद विक्रम घर आ रहा है और मैं उससे अब उसकी शादी के बारे में बात करूंगी। या तो वह सारा से शादी करें या फिर अपनी पसंद की लड़की से शादी करें, उसके पास सब 2 ही ऑप्शन है। चैप्टर 99 रीबॉर्न टू लिव लाइफ 99। दादी माँ की बात सुनकर कुसुम जी बहुत परेशान हो गई। पद्मिनी भी अपना मुंह बनाकर अपने रूम में चली गई। सारा घर से छुपते छुपाते बाहर निकाल गई। वहां से निकलकर वह एक फ्लैट में गई। उस फ्लैट से एक लड़का बाहर निकाल कर आया। सारा उस लड़के को देखकर उसके गले लग गई। बेबी, तुम आ गई। मैं इतने दिनों से तुम्हें फ़ोन कर रहा था लेकिन तुम तो मुझसे मिलना ही नहीं चाहती, फिर अचानक कैसे आना हो गया। बस बेबी पूछो मत, कितनी मुश्किल से वहां से निकाल कर आई हूँ, वरना मैं उस बुढ़िया के सामने हमेशा परेशान रहती हूँ। संस्कारी संस्कारी माय फुट। संस्कारी लड़की का नाटक करते करते मैं तो अपने आप को बोलती ही जा रही हूँ, बेबी प्लीज़ मेरे कपड़े ले आओ ना। वह लड़का सारा की बात मानकर अपने रूम में गया और वहां से उसके लिए एक शॉर्ट ड्रेस लेकर आया। सारा ने जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए। वह लड़का सारा को उस शॉर्ट ड्रेस में देखकर बोला, बेबी अब तुम एकदम हॉट एंड सेक्सी लग रही हो, क्या एक राउंड हो जाए। ऑफ कोर्स बेबी, इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ, वरना तो उस पद्मिनी की वजह से मैं अपनी सारी मौज मस्ती कर ही नहीं पाती थी। लेकिन आज सारा दिन मैं यही रहूंगी। इतना कहकर सारा उस लड़के के होठों को चूमने लगी। उसके बाद दोनों रूम में चले गए। लंदन में रोशनी अभी तक अपना बिजनेस संभाल रही थी क्योंकि उसने प्रिया, राज और मम्मी पापा को ट्रिप पर भेज दिया था 5 दिन के लिए, वरना वह लोग कहीं घूमने नहीं जा पाते। प्रिया और राज परी को यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकते थे, इसीलिए रोशनी ने अपने मम्मी पापा को भी साथ में भेज दिया ताकि वह परी का ख्याल रखें। प्रिया और राज एक साथ टाइम स्पेंड कर सके। किचन में विक्रम एप्रन पहने रोशनी और बच्चों के लिए कुछ बना रहा था। एक साइड में 2-3 शेफ खड़े हुए थे और विक्रम जो मांग रहा था वह तीनों उसे निकाल कर दे रहे थे। रेहान, आरव, विराज का रूम। भाई जल्दी से तैयार होना, फिर मुझे भी जाना है। विराज साइड में खड़े होकर बोला, इतना जोर से क्यों दरवाजा खटखटा रहे हो। अभी तो गया है रेहान बाथरूम में, क्या वह कोई सुपरमैन है कि गया और आया। तो क्या करूं, आपको कुछ पता भी है, आज हमारे लिए डैडी खाना बना रहे हैं और मुझे बस जल्दी से नीचे जाना है रेडी होकर। आपको नहीं पता भाई, मेरे पेट में अभी तक चूहे दौड़ रहे हैं, विराज ने आरव के सर पर चपत लगाते हुए कहा। भुक्कड़ कहीं का। आरव विराज की तरफ देखकर बोला, भाई अगर आप भूल गए हैं तो पहले सबसे ज्यादा भुक्कड़ आप हुआ करते थे, आरव ने सोचते हुए कहा। आरव की बात सुनकर विराज को याद आया कि उसकी मम्मी ने अस्पताल में उससे कहा था कि पहले तो वह और भी मोटा था। पहले की बात और थी, लेकिन अब मैं मोटा नहीं हूं और ना ही मैं अब ज़्यादा खाता हूं। पहले आरव विराज को नाम से बुलाता था, लेकिन विराज ने उससे कहा था कि अगर भाई कहोगे तभी वह उससे बात करेगा। आखिरकार वह उन दोनों से बड़ा था। वो रेहान को भाई कहता था और उसे विराज कहता था, ऐसे कैसे चलता। आखिरकार वह सबसे बड़ा था, उसे भाई होने का हक चाहिए था, इसीलिए आरव उसे भाई कहने लगा था। आरव दोबारा से दरवाजे को पीटते हुए बोला, अरे भाई जल्दी निकालो। विराज आईने के सामने खड़ा होकर अपने बाल सेट करते हुए बोला। विराज बड़े गौर से अपने आप को देख रहा था, फिर मुस्कुराते हुए अपने आप से बोला, वाह मेरी आंखें तो बिल्कुल डैडी की तरह है। फिर विराज ने आईने के सामने आरव को खड़ा कर दिया। विराज, तुम्हारी आंखें मम्मी की तरह है। हाँ मेरी आंखें तो मम्मी की तरह है, लेकिन रेहान भाई की आंखें डैडी की तरह है। फिर आरव ने ध्यान से विराज को देखा। आरव हैरान हो गया क्योंकि उसने आज पहली बार विराज को बड़े ध्यान से देखा था और उसकी आंखें बिल्कुल उसके डैडी की तरह थी। उसके मुंह से अपने आप निकल गया, भाई आपकी आंखें तो बिल्कुल डैडी की तरह है और रेहान भाई की तरह। फिर खुश होकर बोला, इसका मतलब यह है कि मैं अकेला हूं जो अपनी मम्मा के ऊपर गया है। इतनी ही देर में रेहान भी बाथरूम से बाहर निकल आया। आते ही उसने घूरकर आरव को देखा और बोला, आरव ये क्या तरीका है, तुम इस तरह से क्यों दरवाजा खटखटा रहे थे।
आरव ने मुड़कर रेहान की तरफ देखा और बोला, सॉरी भाई लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही है। इतना कहकर वह दौड़कर बाथरूम के अंदर चला गया। रेहान ने विराज की तरफ देखा और बोला, इसको क्या हो गया? कुछ नहीं रेहान, डैडी हमारे लिए खाना बना रहे हैं इसीलिए उसके पेट में चूहे दौड़ने लगे। रेहान ने अपनी गर्दन नामे दिला दी। रोशनी के रूम में रोशनी ने आज एक ग्रीन कलर की स्लीवलेस फ्रॉक पहनी हुई थी जो उसके घुटनों तक आ रही थी। रोशनी इसमें बाला की खूबसूरत लग रही थी। रोशनी अभी नहाकर निकली थी, उसके बालों से पानी टपक रहा था, उसके गाल एकदम गुलाबी हो गए थे। रोशनी आईने के सामने अपने आप को देखते हुए बोली, चल रोशनी अपने हनी के ऊपर बिजलियां गिराने। किचन में विक्रम का लगभग सारा खाना बन गया था, वह बस लास्ट में थोड़ी सब्जियां फ्री कर रहा था। विक्रम ने सब लोगों को वहां से जाने के लिए बोल दिया। वह अपने परिवार के साथ अकेले खाना खाना चाहता था। विक्रम की बात मानकर वहां से सारे सर्वेंट और शेफ चले गए थे। रोशनी आराम से सीढ़ियों से उतरकर नीचे आए हो दबे पांव किचन के अंदर चली गई। उसने विक्रम को सब्जियां फ्राई करते हुए देखा। इस वक्त विक्रम बेहद हॉट एंड हैंडसम लग रहा था। रोशनी खुद को रोक नहीं पाई, उसने पीछे से विक्रम को अपनी बाहों में भर लिया। रोशनी का स्पर्श पाकर उसके हाथ सब्जियां चलते चलते रुक गए। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, यह एहसास उसके लिए बहुत खूबसूरत है। विक्रम ने रोशनी के हाथों पर अपने हाथ रख लिए। रोशनी पीछे से बोली, हनी आपने खाना बना लिया या फिर मैं आपकी मदद करूं? विक्रम पीछे मुड़ उसने रोशनी को उठाकर साइड स्लिप पर बैठा दिया और बोला, माय बेबी गर्ल मैंने सब कुछ कर लिया है, अब तुम्हें बस खाना है और मेरी तारीफ करनी है। तारीफ तो मैं आपकी खाने के बाद ही कर पाऊंगी। विक्रम ने मौका पाकर रोशनी के होठों को धीरे से चूम लिया। उसके होठों को चूमने के बाद बोला, तुम्हें पता है मैं थक गया था लेकिन देखो अब मैं एकदम चार्ज हो गया। उसके बाद विक्रम अपना बाकी काम जल्दी जल्दी करने लगा। विक्रम ने सारा खाना जल्दी से डाइनिंग टेबल पर लगाया। रोशनी इंडिया के नंबर 1 बिजनेसमैन को अपने लिए खाना बनाते हुए देख रही थी। रोशनी को विक्रम की केयर, उसका प्यार, उसका जुनून, अपने लिए सब कुछ पसंद था। रोशनी को विक्रम के प्यार में कभी हवास नजर नहीं आई, तब भी नहीं जब वह उसके साथ बेड पर होता है। वह बस उससे पाना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ उससे। और रोशनी ने भी इस जन्म में विक्रम के अलावा कभी किसी की तरफ देखा ना सोचा। अगर रोशनी की लाइफ में विक्रम नहीं आता तो शायद वह कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आती, सारी जिंदगी अपने दोनों बच्चों के नाम कर देती। विक्रम सारा खान डाइनिंग टेबल पर रखकर रोशनी को लेने के लिए आया। रोशनी अभी भी उस स्लिप पर बैठी थी। विक्रम के आते ही रोशनी ने उसके गले में अपनी दोनों बाहें डाल दी और बोली, हनी आई वॉन्ट वन मोर किस। विक्रम की तो मुंह मांगी इच्छा पूरी हो गई। अपने बिना वक्त गवाई रोशनी को किस करना शुरू कर दिया। तभी उन दोनों के कानों में बच्चों की आवाज आने लगी। अब दौड़ते हुए अपनी मम्मी को आवाज लगाते हुए आ रहा था, मम्मा डैडी आप कहाँ हो? आरव की आवाज सुनकर दोनों जल्दी से दूर हुए। विक्रम ने रोशनी को स्लैब से उतार कर नीचे खड़ा कर दिया। उसके बाद वह दोनों किचन से बाहर निकले। रेहान और विराज दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ गए थे। रोशनी को देखकर आरव दौड़कर रोशनी के पैरों से लिपट गया और एक साइड होते हुए बोला, मम्मा आपको पता है आज डैडी हमारे लिए खाना बना रहे हैं? रोशनी मुस्कुराकर आरव से बोली, हाँ बेबी, मम्मा को पता है कि आज डैडी आप लोगों के लिए खाना बना रहे हैं। क्या अब आपको भूख नहीं लगी? तो चलो जल्दी से डाइनिंग टेबल पर बैठो। रोशनी की बात सुनकर आरव को याद आया कि वह कब से बेचारा भूखा तड़प रहा है। आरव दौड़कर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। विक्रम ने सब लोगों को खाना सर्व किया। आरव विक्रम की तारीफ करते हुए बोला, वो डैडी यू आर द बेस्ट, बहुत टेस्टी खाना बना है। रोशनी ने आज तक कभी खाना नहीं बनाया था। प्रिया रोशनी की माँ और घर में कई सारे सेफ थे तो रोशनी को कभी खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। विराज बोला, यस डैडी खाना बहुत टेस्टी है, आप हमारे लिए हफ्ते में एक बार खाना बनाया करो। रेहान ने भी तारीफ करते हुए कहा, अपने ऑमलेट बहुत टेस्टी बनाया है और मुझे आपकी फ्री वेजिटेबल भी काफ़ी पसंद आए। अपने रिजर्व बेटे की तारीफ सुनकर विक्रम अंदर से काफ़ी खुश हुआ लेकिन बाहर नहीं दिखाया। तीनों बच्चों ने और रोशनी ने मज़े से खाना खाया। तीनों बच्चे अपने रूम में चले गए नाश्ता करने के बाद। डाइनिंग टेबल पर अब सिर्फ रोशनी और विक्रम बच्चे थे। बेबी गर्ल, क्या तुम्हें मेरा खाना अच्छा नहीं लगा? मेरे तीनों बच्चों ने तारीफ कर दी, यहाँ तक कि हमारे रिजर्व बेटे ने भी तारीफ कर दी, लेकिन तुमने मुझे कुछ भी नहीं बोला। रोशनी विक्रम से कुछ नहीं कहा, वह अपनी जैसे खड़ी हुई और विक्रम की चेयर के पास आकर खड़ी हो गई।
उसके बाद वह विक्रम की गोद में बैठ गई। उसने बिना एक शब्द कहे विक्रम के माथे पर, विक्रम के गालों पर और पर दो दो बार किस किया। कान के पास जाकर बोली, मेरी तरफ से और हमारे बच्चे की तरफ से। उसके बाद रोशनी में अपने दोनों हाथों में विक्रम का चेहरा थमते हुए अपने होठों को विक्रम के होठों के ऊपर रख दिया और बहुत प्यार से उसे किस करने लगी। रोशनी ने उस किस में अपना बहुत सारा प्यार विक्रम को जाता दिया था। फिर दूर होकर रोशनी विक्रम की आंखों में देखकर बोली, यू आर ओनली माइन। आज विक्रम को रोशनी की आंखों में अपने लिए वही जुनून, वही प्यार और वही तड़प दिख रही थी जो हमेशा विक्रम की आंखों में रोशनी के लिए हुआ करता है। विक्रम ने कसकर रोशनी को अपने गले लगा लिया और बोला, यस बेबी गर्ल, आई एम ओनली योर। दूसरी तरफ इंडिया में ब्यूटी सैलून। करीब 6 घंटे बाद गागी स्टाइल से चलते हुए बाहर आई। कबीर की नज़र तो आज गागी के ऊपर अटक ही गई थी। गागी बेहद खूबसूरत लग रही थी। आज उसकी आंखों पर वह चश्मा नहीं था बल्कि ब्लू कलर के लेंस लगे हुए थे। पिंक कलर की खूबसूरत शिफॉन की साड़ी, स्लीवलेस ब्लाउज, गले में पतली सी चैन, कानों में डायमंड की स्टॉक। जो अंदर गागी गई थी वह अलग थी और जो बाहर गागी आई थी वह एकदम अलग थी। वो स्टाइलिस्ट कबीर के पास आया और बोला, सर क्या मैडम ठीक लग रही है? मैंने जितना सोचा था उससे हज़ारों गुना ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। आज मैं तुम्हें डबल पेमेंट करूंगा। ओ माय गॉड बेबी, मेरी माँ तो तुम्हें देखते ही मेरी चट मंगनी और पट शादी करवा देंगी, क्योंकि उन्हें हमेशा से अपने लिए एक खूबसूरत बहू चाहिए थी। लेकिन उनकी माँ के सपने धीरे धीरे टूटने लगे। अब तो उन्होंने अपनी बहू की कामना करना ही छोड़ दिया था। गागी विक्रम के सामने आकर खड़ी हो गई। कबीर क्या मैं ठीक लग रही हूँ? कबीर बेख्याली में बोला, बेबी तुम तो कयामत लग रही हो। कबीर की तारीफ सुनकर गागी शर्मा गई। कबीर अपने होश में जाकर गागी का हाथ पकड़कर बोला, अब तुम्हें नर्वस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी माँ तुम्हें देखते ही तुम्हारे पर फिदा हो जाएगी। कबीर की बात सुनकर गागी स्माइल करती रही। कबीर आगे बढ़कर गागी को किस करना चाहता था, लेकिन गागी ने रोक लिया और बोली, कबीर आप क्या कर रहे हो? लिपस्टिक खराब हो जाएगी। गागी की बात सुनकर कबीर आगे नहीं बढ़ा। वो गागी को अपने मम्मी पापा से मिलाने के लिए लेकर चला गया। चैप्टर 100 रीबॉर्न टू लिव लाइफ 100। कार में गागी काफ़ी नर्वस फील कर रही थी। गागी अपनी उंगलियों को आपस में उलझाते हुए कबीर से बोली, कबीर क्या आपके मम्मी पापा मुझे पसंद करेंगे? कबीर ने गागी के हाथ पर अपना हाथ लगते ही कहा, गागी तुम ज़्यादा परेशान मत हो, मेरी मम्मी तो तुम्हें देख रही पसंद कर देंगी। कबीर के कहने के बाद भी गागी की घबराहट कम नहीं हो रही थी। 1 घंटे बाद के कबीर अपने घर पहुंचा। कबीर का विला काफ़ी शानदार था। गार्डन फाउंटेन अंदर से वाइट कलर का था। कबीर गागी का हाथ पकड़कर विला के अंदर ले गया। ड्राइंग रूम में कबीर के मम्मी पापा बैठकर बातें कर रहे थे। कबीर की मम्मी की नज़र कबीर के ऊपर पड़ी जो एक लड़की का हाथ पकड़े हुए आ रहा था। गागी ने कबीर के मम्मी पापा के पैर छुए। गागी को अंदर से अभी भी बहुत डर लग रहा था। कबीर की मम्मी कंफ्यूज खड़ी थी, उसके पापा भी कंफ्यूज थे। कबीर उनके हाव भाव समझकर बोला, मम्मी पापा ये गागी है आपकी होने वाली बहू। कबीर के मम्मी पापा तो कबीर की बात सुनकर इतने खुश हुए जैसे वह कितने सालों से इस बात का इंतजार कर रही हों। कबीर की मम्मी आगे बढ़कर गागी के गालों पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा मैं तुझे बात नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। मुझे तो कभी कभी डर लगता था कहीं मेरा बेटा गे तो नहीं है। गागी ने जब कबीर की मम्मी की बात सुनी तो उसके मुंह से हंसी निकल गई और कबीर बेचारा अपनी मम्मी को ऐसे देख रहा था जैसे, मम्मी क्या आपको अभी इस बारे में बात करना ज़रूरी है? आप मेरी गर्लफ्रेंड के सामने मेरी बेइज्जती करवा रहे हो। कबीर की मम्मी ने कबीर को इग्नोर किया। उन्होंने गागी का हाथ पकड़ा और उसे सोफे पर ले जाकर बैठ गई। बेटा तुम कितनी खूबसूरत हो, मेरे पोते पोतिया तो बहुत खूबसूरत पैदा होंगे। उनकी बात सुनकर गागी शर्मा गई। कबीर की मम्मी ने तो अभी से सपने सजाने शुरू कर दिए थे अपने पोते पोतियों के। गागी को बहुत खुशी हुई कि कबीर के मम्मी पापा ने उन्हें अपना लिया था। अब गागी को क्या पता कि कबीर की मम्मी ने तो पता नहीं क्या कुछ सोच लिया था। उसे तो गागी के रूप में अपने लिए एक सेवियर नजर आ रही थी जो उनके खानदान को बचाने वाली थी और आगे बढ़ाने वाली थी। कबीर की मम्मी ने तो 3 दिन बाद इन दोनों की सगाई भी फिक्स कर दी। गागी और कबीर को भी कोई दिक्कत नहीं थी। गागी ने फ़ोन करके अपने मम्मी और भाई को इंडिया में बुला लिया। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर 2 लड़कियां बाहर निकलते हैं।
यार ज्योति, तुझे इतनी जल्दी आने की क्या ज़रूरत थी वहाँ से? मेरा तो आधा अधूरा काम ही हो पाया। पता नहीं तेरे सर पर कौन सा फितूर चढ़ा है उस रोशनी का। यार तू अपने लिए ना कोई और ढूंढ ले। अपनी दोस्त की बात सुनकर ज्योति घूर कर उसे देखती है और बोलती है, तुम मेरे मामलों से दूर रहो, समझी? उसकी दोस्त ज्योति को गुस्से में देखकर बोली, अच्छा ठीक है, शांत हो जा, अब नहीं बोलूंगी। तेरी रोशनी को दीवानी हो गई है उसके पीछे। अपनी दोस्त की बात सुनकर ज्योति मुस्कुराते हुए बोली, हाँ तुमने सही कहा, मैं उससे पहली नज़र देखते ही उसकी दीवानी हो गई थी। तुम्हें क्या पता, वह पूरे कॉलेज में एक अकेली ऐसी लड़की थी जिसने मेरे लिए स्टैंड लिया था, वरना मैं तो 3 साल से उन स्टूडेंट का जुल्म सह रही थी। कितना बुल्ली करते थे मुझसे, कितने काम करवाते थे वह लोग, मुझे अपना नौकर समझते थे। जब मैं अपने लास्ट ईयर में थी उस साल रोशनी आई थी और उसने मुझे उन लोगों से बचाया था। एक अकेली उस पूरे कॉलेज में सिर्फ रोशनी थी जिसने मुझ पर हो रहे जुर्म को रोका था। उस दिन के बाद उस कॉलेज में किसी की हिम्मत नहीं हुई थी मुझे परेशान करने की, और तब से ही मैं उसकी दीवानी हूँ। उसे तो ये भी नहीं पता था कि मैं घंटों तक उसे दूर से निहारा करती थी। शायद उसे तो मैं अब याद भी नहीं होगी। जब उसने मुझे कैंटीन में देखा था वह तब भी मुझे नहीं पहचान पाए। ये सब कहते हुए उस लड़की की आंखों में आंसू छलक आए। उस लड़की के बारे में सबको पता था कि वह एक लेस्बियन है, उसके मम्मी पापा को भी, लेकिन उसके मम्मी पापा ने कभी भी उसे परेशान नहीं किया। जो वह करती थी उसे करने देते थे। उसके मम्मी पापा को पता था कि उनकी बेटी एक लड़की को कितना पसंद करती है। उसकी फ़ोटो उसने चारों तरफ अपने कमरे में लगा रखी थी। वह दोनों लड़कियां अपने घर के लिए निकल गई एयरपोर्ट से। दूसरी तरफ लंदन में 2-3 दिन बीत गए थे। विक्रम ने अपने और अपने बच्चों के बीच में इतना गहरा रिश्ता बना लिया था कि कोई कह ही नहीं सकता था कि विक्रम अभी कुछ टाइम पहले ही बच्चों से मिला हो। परी और तीनों बच्चे गार्डन में खेल रहे थे। मुकेश जी और राज एक चेयर पर बैठकर बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ रोशनी के कमरे में प्रेम जी और प्रिया रोशनी के साथ मिलकर पैकिंग करवा रही थी। प्रिया रोशनी को डांटे हुए बोली, गुड़िया तुम्हें पैकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हम कर रहे हैं ना। तुम बस अपनी सेहत का ख्याल रखो, ठीक है, आराम से बैठो। रोशनी की माँ ने भी रोशनी से कहा, हाँ बेटा तुम बैठ जाओ, बस हमें बता दो क्या क्या रखना है, हम सब रख देंगे। अपनी माँ और भाभी की बात मानकर रोशनी एक चेयर पर बैठ गई। प्रिया ने रोशनी के हाथ में जूस पकाते हुए कहा, आराम से बैठो और इस जूस को पायो। तुम्हें अपना अच्छे से ख्याल रखना चाहिए ताकि बच्चा भी हेल्दी पैदा हो। रोशनी ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दिया और वह जूस पीने लगी। तभी गेट पर विक्रम की कार आकर रुकी। वह कार से निकाला और बच्चों की तरफ चला गया। विक्रम ने आकर मुकेश जी को ग्रीट किया, हेलो पापा, कैसे हैं आप? और राज, तुम्हारी ट्रिप कैसी रही? हमारी ट्रिप तो बहुत अच्छी रही मिस्टर कपूर। राज ने विक्रम को मना कर दिया था खुद को भैया कहने के लिए, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड महसूस होता था। एक तो विक्रम इंडिया का नंबर 1 बिजनेसमैन है और दूसरा वह उम्र में उससे बड़ा है। उसे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा था कि विक्रम उससे भैया कहे। चारों बच्चे आपस में खेलने में मस्त थे, उन्हें किसी की कोई फिक्र नहीं थी। जब से परी ट्रिप से लौटी है तब से अपनी कहानी सुनाकर उन तीनों के कान पका दिए थे। Thanks for watching and subscribe for listening next chapters of Reborn to Live Life.